हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन के अराउंड 50 क्वेश्चन हम लोग ने, बहुत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आरबी जेई सीबीटी 2 के एग्जाम में आने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट 50-60 क्वेश्चन जो भी हैं हम लोग आगे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अराउंड हम लोग ने 52 क्वेश्चन लास्ट टाइम सॉल्व किए थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा 51 तक सॉल्व किया था, 52 से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। जैसा हम लोग का हमेशा से रहा है पढ़ने का तरीका, क्या पढ़ने का तरीका कि हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन उसको तो सॉल्व करते ही करते हैं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो और भी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स हैं, उसको भी हम लोग साथ ही साथ उसमें बताते चलता हूँ मैं आपको, ताकि आप क्या कर सके और भी जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है उसको भी सॉल्व कर सको, है ना। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं समझना है कि 100 ही क्वेश्चन है या 120 क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग इसके बाद बहुत सारे और क्वेश्चन भी सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक, चलिए। क्वेश्चन है हमारा, विच लैम्प हैज द बेस्ट कलर रेंडरिंग इंडेक्स। कलर रेंडरिंग इंडेक्स, CRI। क्लियर। तो कलर रेंडरिंग इंडेक्स इनमें से कौन से लैम्प का सबसे बढ़िया होता है? सबसे बढ़िया होता है इनकैंडेसेंट लैम्प का। ठीक है, तो बेस्ट कलर रेंडरिंग इंडेक्स जो हमको देता है, सबसे ज्यादा किसका होता है? तो इनकैंडेसेंट लैम्प का होता है। इसके साथ ही साथ आप बोल सकते हो कि जो हेलोजन लैम्प होते हैं हमारे, हेलोजन लैम्प, उसके भी कलर रेंडरिंग इंडेक्स बहुत हाई होती है। अब कलर रेंडरिंग इंडेक्स क्या है, मतलब, और उसका इंडेक्स मतलब क्या है? इंडेक्स मतलब कुछ वैल्यू होती होगी। तो कलर रेंडरिंग इंडेक्स जो होता है किसी भी लैम्प के लिए जो हम लोग डिफाइन करते हैं, वो वेरी करता है फ्रॉम 0 to 100। क्या करता है? वेरी करता है 0 to 100, 100 के लिए। ठीक। और जो हमारे हेलोजन लैंप्स हैं और जो इनकैंडेसेंट लैंप हैं, इनकैंडेसेंट लैंप और हेलोजन लैंप, इसकी जो कलर रेंडरिंग इंडेक्स है ये 90 से लेके 100 के लगभग रहती है। तो ये सब जितना हायर, हायर द बेटर, हायर इज बेटर। भाई कौन सा कलर कितना बढ़िया नजर आ रहा है, कितना अपने ओरिजिनल उसके पास है ना, वो हमको बताता है कलर रेंडरिंग इंडेक्स। ठीक। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हो गया कि सबसे अच्छा कलर रेंडरिंग इंडेक्स इनमें से किसका है? तो इनकैंडेसेंट लैम्प का है। अगर इनकैंडेसेंट लैम्प अगर इनकैंडेसेंट लैंप आपके ऑप्शन में नहीं है तो हेलोजन लैंप होगा, और हेलोजन लैंप इनकैंडेसेंट लैंप दोनों का करंट रेंडरिंग इंडेक्स 90 से 100 के बीच में होता है। और ये जो CRI की वैल्यू है ये किससे किसके बीच में लाई करती है? 0 से लेके 100 के बीच में, है ना। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 100। मिनिमम कितना हो सकता है? 0। ठीक, चलो आगे। हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप आर यूज फॉर। जो हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप है उसको हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं? स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, हाउस लाइटिंग के लिए, लेबोरेटरी लाइटिंग के लिए, या क्लासरूम में लाइटिंग के लिए। तो हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप हम लोग कहाँ यूज करते हैं? तो देखो ऐसा, तो क्योंकि ये हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप है तो इसका बेसिकली यूज कहाँ पे होना है? स्ट्रीट लाइट में होना है। ठीक। जनरली, इन जनरल हमारे ऑप्शंस में अगर स्ट्रीट लाइट आता है तो हम लोग सोडियम लैंप पे जाएंगे, अगर उसमें ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकाल रहे हैं, ना कि एकदम करेक्ट आंसर निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है। अगर ऐसा रहेगा तो अभी तो आप बोलोगे तो कहना चाहिए कि प्रैक्टिकली हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो क्या है? वो तो हम लोग डायरेक्ट एलईडी यूज कर रहे हैं, फ्लड लाइट, है ना, ये सब वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं, एलईडी लाइट। लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारे जो क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सोडियम लैंप जो है हम लोग स्ट्रीट लाइटिंग में यूज करते हैं। यहाँ नहीं है, बट यहाँ पे मर्क्यूरी वेपर लैंप को भी हम लोग कहाँ यूज करेंगे? स्ट्रीट लाइटिंग के लिए करेंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। द प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रिंसिपल है, जो कि कहाँ पे हम लोग के होता है? बैटरीज में। बैटरी में आपको ये देखने को मिलेगा। वैसे हमारे सिलेबस में बैटरी मेंशन नहीं है, पर ठीक है, क्वेश्चन आ गया तो आ गया। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है उसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल है? तो उसके पीछे आप ध्यान रखेंगे यार, उसके पीछे फराडेज का लॉ है। ठीक। अब ये हम लोग ने नाम ऐसा क्यों रखा? क्योंकि ऑप्शन हम लोग और भी कुछ कुछ डाल सकते थे, कुलम्स लॉ, लेंज लॉ, ओम्स लॉ, फराडेज लॉ। ये हर एक लॉ क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कह रहे भाई फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो अलग चीज है, बट एक फराडेज ने लॉ दिया हुआ है जो कि किस पे काम? इलेक्ट्रोलिसिस पे भी वर्क करेगा, इलेक्ट्रोलिसिस वाले पे। ठीक है, तो याद रखना इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ द लाइट फ्रॉम द नियॉन साइन लैम्प डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग।
एक नियॉन साइन लैंप है, ठीक है, नियॉन लैंप है, उसकी जो कलर है उसके लाइट की वो किस चीज पे डिपेंड करेगी? ठीक, कलर ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग से कलर हमको क्या मतलब यार? करंट फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब, करंट फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब भी नहीं है। टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता, ये डिपेंड करती है गैस पे। क्या है हमारा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज गैसेज इनसाइड द ट्यूब। कुछ कुछ हम लोग याद कर लेते हैं भाई, जैसे कि हमसे एक एग्जाम में पूछा हुआ है कि नियॉन लैंप जो है वो ऑरेंज कलर कब देगा, ऑरेंज कलर का ग्लो कब करेगा, ऑरेंज कलर का ग्लो कब करेगा भाई? ऑरेंज कलर का ग्लो कब करेगा? जब इसके अंदर नियॉन गैस होगी, सिंपल सी बात। नियॉन गैस आप इसके अंदर डालो तो ये ऑरेंज कलर का ग्लो करेगा। नियॉन के साथ मैंने आर्गन डाल दिया, नियॉन प्लस आर्गन, नियॉन एंड आर्गन, नियॉन एंड आर्गन प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी, स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी। अब ये तीनों मिला के हमको क्या देगा? ये तीनों मिला के मुझे क्या देगा? दिस विल गिव मी ब्लू कलर, ठीक है, ये तीनों मिला के मुझे क्या देगा? ब्लू कलर देगा। क्लियर? सिर्फ नियॉन गैस रही तो कौन सा कलर? तो ऑरेंज कलर। नियॉन में थोड़ा सा आर्गन डाला, आर्गन नियॉन और आर्गन है, उसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी डाला तो क्या मिल जाएगा हमको? ब्लू कलर मिलेगा। क्लियर है? अब ऐसे में तो अब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हैं, बट जो पूछे गए हैं उसको मैंने बता दिया। क्लियर? चलो आगे। What is the upward and downward lighting distribution in the semi indirect type lighting arrangement? मैंने आपको इसके पहले वाले पार्ट में पूरा लिखवा दिया था कि डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम क्या है भाई। डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम में, डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम हम लोग यूज कहाँ करते हैं? इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हमको पूरी पूरी लाइट चाहिए। तो 90 से 100% लाइट्स नीचे आती हैं, बाकी नहीं आती। मतलब बाकी जो 10% है, 0 से 10% वो अपर हेमिस्फीयर में, बाकी सब लोअर हेमिस्फीयर में। डायरेक्ट हो गया, सेमी डायरेक्ट हो गया, फिर इनडायरेक्ट हो गया, जनरल पर्पस हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, सेमी इनडायरेक्ट हो गया, है ना? सबका मैंने आपको बता दिया था। तो 56 हमारा क्या है? कह रहा है कि भाई हमसे सेमी इनडायरेक्ट टाइप से क्या होगा आंसर? सेमी इनडायरेक्ट टाइप में। तो सेमी इनडायरेक्ट टाइप क्या है? तो सेमी इनडायरेक्ट टाइप के लिए हमारा 60 to 90% अपवर्ड्स और 10 to 40% डाउनवर्ड। ये कहाँ हम लोग यूज करते हैं? तो सेमी इनडायरेक्ट टाइप की जो लाइटिंग्स है, सेमी इनडायरेक्ट टाइप्स की जो लाइटिंग है, ये हम लोग यूज करते हैं इंडोर लाइटिंग के अंदर। इंडोर लाइटिंग के अंदर, ठीक है। सेमी डायरेक्ट जो रहेगी वो कहाँ यूज करेंगे? वो वैसे घरों में, वैसी बिल्डिंग्स में जहां पे जो आपका सीलिंग है काफी ज्यादा हाइट पे हो। सबका मैंने आपको बता दिया था, है ना? तो क्वेश्चन बनते हैं यार यहाँ से, अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन वहां से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन मर्क्यूरी वेपर लैंप रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड टू इट? मर्क्यूरी वेपर लैंप हमारा होता है, उसके अंदर हम लोग एक ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड होता है, उस इलेक्ट्रोड के साथ में सीरीज में हम लोग क्या करते हैं? एक ठो रजिस्टर कनेक्ट करते हैं। वो रेजिस्टेंस जो रहता है उसकी वैल्यू बहुत हाई रहती है, 50 किलो ओम तक की उसकी वैल्यू रहती है। क्या रहती है? जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू अराउंड कितनी जाएगी? 50 किलो ओम तक की उसकी वैल्यू रहती है। इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक। किस लिए कनेक्ट करते हैं? टू लिमिट पावर फैक्टर, रेजिस्टेंस का पावर फैक्टर को लेना देना नहीं है। टू एमिट एनर्जी, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सी बात है, टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट। स्टार्टिंग करंट जो है उसको लिमिट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और वैल्यू कितने तक जाएगी? तो वैल्यू जाएगी 50 किलो ओम तक, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमको यहाँ समझ आता है क्या? एक और क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि भाई हमारा जो मर्क्यूरी वेपर लैंप है उसमें जो हम लोग रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, है ना, टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट, वो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड के साथ कैसे कनेक्ट होता है? सीरियली, पैरेलली, कैसे कनेक्ट होता है? तो भैया ऑप्शन में, ऑप्शन क्वेश्चन में आपको यहाँ खुद ही दिया हुआ है कि वो सीरीज में कनेक्ट होता है ना? तो क्वेश्चन से भी आप हम लोग यहाँ पे क्या करना सकते हैं? अपने लिए एमसीक्यू डिजाइन कर सकते हैं, और आ भी सकता है, ऐसा नहीं आ नहीं सकता, ठीक। एक बार के लिए भले ये वैल्यू नहीं पूछे, बट ये जरूर पूछ सकता है कि ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड के साथ में जो रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करते हैं वो सीरीज में होता है कि पैरेलल में? भाई सीरीज में होता है। पर्पस क्या है? टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट, ठीक। चलो आगे। द मेट्रिक यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन हमको पता है। इल्यूमिनेशन इज डिनोटेड बाय ई, ई इज इक्वल टू 5 अपॉन ए।
पाई मीन्स ल्यूमेन और एरिया ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो एक तो ये हो गया, अगर ये नहीं दिया है तो फिर क्या है भैया, फिर तो है लक्स। लक्स हर कोई जान रहा है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर कम लोग जान रहे हैं, है ना। ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर कम लोग जान रहे हैं, ये तो कई बार हम लोगों ने रिपीट कर लिया है कि नहीं, है ना। चले, चलो नेक्स्ट। विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर इज यूज फॉर यार्ड लाइटिंग पर्पस। यार्ड लाइटिंग पर्पस के लिए हम लोग किस टाइप का रिफ्लेक्टर यूज कर रहे हैं, यार्ड लाइटिंग पर्पस। यार्ड लाइटिंग में हमको क्या रिक्वायरमेंट है, देखो यार्ड लाइटिंग में हमको रिक्वायरमेंट है कि जो हमारी लाइट है ना, वो हम लोग ज्यादा से ज्यादा पूरी की पूरी लाइट को यूज कर सकें, ठीक, और हर जगह प्रॉपरली बढ़िया तरीके से प्रोपोगेट कर सके, फैला सके लाइट को। स्पॉटलाइट टाइप का यूज है क्या हमारा, नहीं, स्पॉटलाइट टाइप का यूज नहीं है कि पर्टिकुलर एक जगह पे हमको यूज नहीं है, उसका पूरा फैलाना है हमको यार्ड्स में। तो उसके लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, मिरर टाइप की। क्या यूज करेंगे हम लोग, मिरर टाइप की। तो यार्ड लाइटिंग के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मिरर टाइप, ठीक है। फिर क्या है भाई, डिस्पर्सिव टाइप है, पैराबोलिक टाइप है, सॉफ्ट लाइट टाइप है। तो डिस्पर्सिव टाइप हम लोग इंडस्ट्रियल यूज करते हैं। डिस्पर्सिव टाइप का क्या है हमारा, ये जो रहेगा इंडस्ट्रियल यूज है, इस पे भी बनेगा क्वेश्चन। ये किसके लिए है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। ये किसके लिए है, पैराबोलिक लाइट जो होती है ये फोटोग्राफी में यूज करते हैं हम लोग। फोटोग्राफी या फिल्म मेकिंग, जो भी आप कह लो, ठीक। सॉफ्ट लाइट टाइप, ये सॉफ्ट लाइट टाइप याद नहीं आ रहा है, सॉफ्ट लाइट टाइप, स्पॉटलाइट, सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट कुछ, मुझे ऐसा जहां तक लग रहा है कि जो सॉफ्ट लाइट होती है ना, देखो क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जब फोटोज वगैरह खिंचाने जाते हैं तो एक क्या कहना चाहिए, वो जो साइड साइड में दो बॉक्स बॉक्स सा लगा रहता है ना। एक बार इसको देखना, मेरे ख्याल से मतलब मुझे जो लग रहा है वो सॉफ्ट लाइट तो फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग के लिए यूज कर रहे होंगे हम लोग, है ना। सॉफ्ट लाइट फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग के लिए। पैराबोलिक टाइप जो है हमारा, ये मुझे लग रहा है स्पॉटलाइट के लिए है, स्पॉटलाइट के लिए, ठीक। थोड़ा सा मेरे को इन दोनों में कंफ्यूजन है, एक बार आप लोग देख लेना, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो मैंने लिखा है वो ज्यादा सही है। क्लियर, यही सही है, यही सही है, ठीक। फिर भी एक बार चेक कर लेना ना, कोई कंफ्यूजन ना रहे, एक बार चेक कर लेना, ठीक। चलो आगे। वन कैंडेला इज इक्वल टू 4 पाई ल्यूमेंस, आंख बंद करके 4 पाई, वन कैंडेला इज इक्वल टू 4 पाई ल्यूमेन। क्लियर। नेक्स्ट, डैश डिस्प्ले कंज्यूम लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर। तो कौन सा डिस्प्ले है जो लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम करता है, एलईडी डिस्प्ले, थर्मियोनिक डिस्प्ले, फ्लोरोसेंट डिस्प्ले या एलसीडी डिस्प्ले। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, जनरली हम लोग को लगता है कि हम लोग अगर एलईडी यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के समय अभी के सिचुएशन में, अभी के जो हमारा क्या कहना चाहिए जो जनरेशन चल रहा है, वहाँ पे हम लोग एलईडीज का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो नो डाउट एलईडीज आर बेटर, बट हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि पावर कंजम्पशन कब कम किस में होता है। तो पावर कंजम्पशन का जो कमी है, जो सबसे कम पावर कंजम्पशन करता है, वो एलसीडी डिस्प्ले करता है। ऑल दो एलईडीज के अंदर क्या है, ये ब्राइटेस्ट है, ये ब्राइटेस्ट है, ब्राइट, ठीक है, इसकी लाइट बहुत अच्छी है, बट जो पावर कंजम्पशन है वो कम किस में होती है, एलसीडी में होती है। इस चीज का ध्यान रखना। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे मिस्टेक यही होती है, हमको लगता है कि भाई हम लोग भी अभी के सिचुएशन में एलईडीज वगैरह यूज कर रहे हैं तो एलईडी क्या है, बेस्ट है। बट एलईडी, नो डाउट एलईडी आर बेस्ट, बट जो पावर कंजम्पशन है वो कम किस में होता है, एलसीडी में होता है, ठीक है। क्लियर, है ना। एलईडीज और एलसीडीज, जो लोग अभी देखना, आप लोग क्या कहना चाहिए,
मोबाइल फ़ोन के रिव्यू वगैरह देखते हैं ना कि भाई ये मोबाइल फ़ोन नया आया है, इसमें ये आया है वो आया है, तो एलसीडी डिस्प्ले ही उसमें यूज़ होती है और बढ़िया बढ़िया एलसीडी डिस्प्ले आ गई है, ओलेड ओलेड भी आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें, बट एलसीडी डिस्प्ले अभी भी बढ़िया रहती है। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ये हमको बतानी है कौन सा करेक्ट है। आर्क वेल्डिंग में हमारे पास क्या क्या है, आर्क वेल्डिंग में हम लोग MIG, हमारे पास है TIG, ठीक, MIG TIG, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, वेल्डिंग वेल्डिंग नहीं लिख रहा, आप लोग लिखते रहना, ठीक है, कार्बन आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, ठीक, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक, हाइड्रोजन शील्डेड वेल्डिंग, हाइड्रोजन शील्डेड वेल्डिंग, ठीक। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है, ठीक। कुछ दिख रहा है क्या इसमें, हाइड्रोजन शील्डेड पहला वाला हम लोग को नजर आ गया है, ऑप्शन नंबर 2 तो एकदम सही आंसर होगा इसका, है ना, लेकिन देख लेते हैं हम लोग अभी। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर हम लोग स्पॉट वेल्डिंग करते हैं, स्पॉट वेल्डिंग करते हैं, हम लोग बट वेल्डिंग करते हैं, फ्लैश वेल्डिंग करते हैं, बट वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, ठीक। हमारे पास हो गया स्पॉट हो गया, बट हो गया, फ्लैश हो गया, सीम वेल्डिंग हो गई, प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो गई, सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो ये हमारे डिफरेंट क्लासिफिकेशन हम लोग ने कर लिया। इसके हिसाब से जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या है, देखो ये हाइड्रोजन वेल्डिंग हो गई, यहाँ से हाइड्रोजन शील्डिंग यहाँ की, और यहाँ की क्या हो गई, प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो गई। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है, ठीक। तो आपको क्या करना है, देखो हर एक वेल्डिंग की तो जरूरत नहीं है आपको याद करने की, बट एटलीस्ट यू हैव टू लर्न कि कौन सा वेल्डिंग किसके अंदर फॉल करता है ना। कल को हमसे कहीं कह देगा भाई प्रोजेक्शन वेल्डिंग किस टाइप की वेल्डिंग है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये मैंने आपको क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया कौन कौन सी आर्क वेल्डिंग है, कौन कौन सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यार यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आते इन चैप्टर्स से, है ना, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं होते, सिंपली क्या है, तो डाटा बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक। क्लियर है, तो बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए, किसके अंदर क्या क्या आता है, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। क्लियर, चलो आगे। स्पॉट वेल्डिंग क्या है भाई, स्पॉट वेल्डिंग, ये स्पॉट वेल्डिंग लो करंट इज यूज नहीं भैया, स्पॉट वेल्डिंग में लो करंट तो यूज नहीं होता, बहुत हाई करंट यूज होता है, कितना, तो 1200 एम्पियर, 12,000 एम्पियर तक चला जाता है, 6,000 से 12,000 एम्पियर। यूरेका इलेक्ट्रोड्स आर यूज, ठीक है, लीक प्रूफ जॉइंट इज ऑब्टेन्ड, बढ़िया, मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज एट द इंटरफेस बिटवीन टू शीट्स, तो ये भाई ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। जब भी हम लोग स्पॉट वेल्डिंग करेंगे तो उसको मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो होता है, जो दो शीट हैं, दो दो शीट के बीच में हमको देखने को मिलता है, उनके इंटरफेस में देखने को मिलता है, ठीक है ना। क्लियर, लो करंट तो बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बताया लो करंट तो बिल्कुल नहीं है, ये आपका मान लो कहां से कहां तक के करंट, तो चलो ठीक है, आप इसको 10,000 एम्पियर, 1,000 एम्पियर, 10,000 एम्पियर तक चले जाते हैं, 12,000 हम लोगों ने बात की थी, 12,000 की बात की, 1200 की बात की थी यार, 12,000 की बात की थी ना, 12,000, 12,000, 10,000 एम्पियर तक मान लो करंट जाएगी, करंट, ठीक। लेकिन जो वोल्टेज रहेगा ना, आप विश्वास नहीं करोगे, 2 वोल्ट तक के वेग से काम हो जाता है, ठीक। तो वेरी लो वोल्टेज वेरी हाई करंट, किसमें, स्पॉट वेल्डिंग में, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको कहां देखने को मिलेगा, दो शीट्स के इंटरफेस पे। क्लियर, क्लियर है, चलो आगे।
नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज डीसी वेल्डिंग बेटर देन एसी वेल्डिंग। डीसी वेल्डिंग और एसी वेल्डिंग की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, डीसी वेल्डिंग, और दूसरी बात कर रहे हैं हम लोग एसी वेल्डिंग की। कौन से एस्पेक्ट में ये बेटर है? एफिशिएंसी, पावर कंजम्पशन, कॉस्ट, या आर्क स्टेबिलिटी? तो डीसी वेल्डिंग की जो आर्क स्टेबिलिटी होती है वो बेटर होती है हमेशा किससे? वो हमेशा किससे बेटर होगी? एसी वेल्डिंग से। क्लियर? डीसी वेल्डिंग की जो आर्क स्टेबिलिटी है दैट इज मच मच बेटर देन एसी वेल्डिंग, इसका आपको ध्यान रखना है। समझ आए बात? डीसी वेल्डिंग के बारे में हम लोग और कुछ कुछ पॉइंट जान लेते हैं। डीसी वेल्डिंग क्या है अभी? डीसी वेल्डिंग हाई कॉस्ट। आपके घर पे आप देखे होगे आसपास फैब्रिकेशन शॉप जहां पे भी होगी, वो आपके साथ में ना एक ऐसा बॉक्स सा लेके आएगा, वो क्या है? भैया वो एसी वेल्डिंग का है। ठीक, तो एसी वेल्डिंग ये क्या है? लो कॉस्ट है ना? ये डीसी वेल्डिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सेफ होते हैं। क्या होते हैं? सेफ होते हैं। और एसी वेल्डिंग का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ये डेंजरस है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाई कॉस्ट, लो कॉस्ट, विच वन इज मोर सेफर, विच वन इज डेंजरस? क्यों भाई? क्योंकि इसका जो नो लोड वोल्टेज होता है, किसका? इसका डीसी वाइंडिंग, डीसी वेल्डिंग का नो लोड वोल्टेज क्या है? नो लोड वोल्टेज इज लो। जब इसमें हम लोग कोई लोड नहीं दिए हुए हैं, मतलब हम लोग वेल्डिंग नहीं कर रहे हैं, उस समय की बात अगर करें तो इसका जो क्या रहती है? नो लोड वोल्टेज क्या थी? कम रहती है। वहीं हमारी जो एसी वाइंडिंग है, एसी वेल्डिंग है, उसकी जो नो लोड वोल्टेज है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। उसकी जो नो लोड वोल्टेज है वो क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। हाई नो लोड वोल्टेज, दैट्स व्हाई एसी वेल्डिंग इज मच मच डेंजरस देन डीसी वेल्डिंग। है? आप लोग कभी यार्ड वगैरह गए होंगे या नहीं भी गए होंगे तो आपने देखा होगा, किसी ने देखा अगर ध्यान दिया है तो, डीसी वेल्डिंग में दो ऐसे वायर जाते रहती है। ठीक, नेकेड वायर है वो, लेकिन वहाँ वर्क बढ़िया से चलते रहता है, कोई परेशानी नहीं होती, बिकॉज नो लोड वोल्टेज इज लो। ऑल्दो वो भी दिक्कत वाली बात है, बट चल जाता है काम वैसे। ठीक है ना? चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग? रेजिस्टेंस वेल्डिंग का इसमें से कौन सा टाइप नहीं है? अभी अभी हम लोग ने काफी सारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात की, फ्लैश वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ये तो हम लोग के रेजिस्टेंस टाइप की वेल्डिंग है। कौन सी नहीं है? तो कार्बन आर्क वेल्डिंग जो है ये रेजिस्टेंस टाइप वेल्डिंग नहीं है, ये आर्क वेल्डिंग ऑलरेडी नाम में मेंशन्ड है, बट ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है एग्जाम में, है ना? हम लोग ने पढ़ा इसलिए हम लोग ने इसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया, बाकी तीनों को फर्स्ट वाले पे हम लोग एकदम श्योर है कि नहीं? ठीक, तो देखो हम लोग ने जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े, हर एक क्वेश्चन में जो पढ़ रहे हैं उससे हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस और जल्दी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना? तो लिखने का आप भी जब भी क्वेश्चन पढ़िए उसके साथ में और भी चीजें जानने की जिज्ञासा रखिए। जरूरी नहीं है कि हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वही क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज आपके एग्जाम में आए, उससे रिलेटेड आएंगे। तो जो बंदे ने उसको याद किया हुआ है, रटा हुआ है, देखिए नो डाउट बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फैक्ट बेस्ड एंड डाटा बेस्ड है, आपको उसको याद करने ही पड़ेंगे, है ना? इसमें भाई ये AJE का एग्जाम है, इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं हर चीज़ कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करूंगा, बहुत सारी चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, नो डाउट। विच वेल्डिंग इज यूज टू फिक्स ब्रोकन रेलवे लाइन्स? कौन सी वेल्डिंग यूज करते हैं हम लोग ब्रोकन रेलवे लाइन्स को फिक्स करने के लिए? तो हम लोग वहां पे यूज करते हैं थर्मिट वेल्डिंग। ठीक, बहुत ही ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। थर्मिट वेल्डिंग यूज किया जाता है ब्रोकन रेलवे लाइन्स को एक साथ वेल्ड करने के लिए। ठीक है, चले। इन द आर्गन आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ? आर्गन आर्क वेल्डिंग में जो हमारे इलेक्ट्रोड रहते हैं वो किसके बने होते हैं? आर्गन आर्क वेल्डिंग, हम लोग ने क्वेश्चन पढ़ा था कि आर्गन आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड यूज होता है, मतलब आर्गन का क्या काम है बेसिकली? तो आर्गन क्या करता है? प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है, उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, ये सब चीजें। तो वो किस पे था? वो टंगस्टन के लिए था, है ना? हम लोग पढ़े हैं इससे पहले भी आर्गन वाला, बट मेरे ख्याल से जो हम लोग पढ़े हैं ना वो लैंप वाला पढ़े हैं, लैंप के लिए, लैंप के लिए था, सॉरी वो लैंप के लिए था। ठीक,
यहाँ भी याद रखेंगे आर्गन आर्क वेल्डिंग के अंदर जो हम लोग वो यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, वो क्या यूज करते हैं, टंगस्टन का, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है, या फिर हम लोग बोलते हैं गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, है ना। द फ्रीक्वेंसी रेंज रिक्वायर्ड फॉर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। अब हम लोग आते हैं हीटिंग पे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आप देखते हैं कितना क्वेश्चन आएंगे इसके आगे। तो जो हमारा हीटिंग पे क्वेश्चन है वो कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग हम कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है वो कितना होता है। देखो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग जो हीटिंग होती है ना, एक तो लो फ्रीक्वेंसी हीटिंग होती है, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग होती है। तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग जो है वो किसके अंदर आती है, वो हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के अंदर आती है, ये भी आपको याद रखना है, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग, ये हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के अंडर आती है, ठीक। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव हीटिंग भी बोलते हैं, कैपेसिटिव या कैपेसिटेंस हीटिंग, ठीक। ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज है वो कहां से कहां तक है, 1 मेगाहर्ट्ज से 50 मेगाहर्ट्ज तक रहती है, 1 मेगाहर्ट्ज टू 50 मेगाहर्ट्ज है, ठीक। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम लोग को ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम लोग को ध्यान रखना है, ये हीटिंग नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स के लिए है, यूज्ड फॉर हीटिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, विच टाइप ऑफ हीटिंग इज यूज फॉर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। कौन सी हीटिंग हम लोग यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, या इसी को हम लोग नाम दे के रखे हैं क्या, कैपेसिटेंस हीटिंग या कैपेसिटिव हीटिंग की। क्लियर भाई, बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब ये हायर फ्रीक्वेंसी का यूज करता है, इसी कारण इसको हम लोग किसके अंडर में है, ये हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के अंदर फॉल करता है ये, ठीक। और कितनी फ्रीक्वेंसी है, 1 मेगाहर्ट्ज टू 50 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज टू 50 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज टू 50 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन, ठीक। तो ये हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। इसके साथ ही साथ और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। क्लियर आगे, इन डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके थ्रू पास होती है, तो भाई डायरेक्ट हीटिंग होती है तो उसको किस पे थ्रू पास होती है, चार्ज के थ्रू। अब चार्ज क्या होता है, चार्ज जब हम लोग हीटिंग करते हैं ना, हीटिंग या वेल्डिंग जिसकी भी आप बात करो, वेल्डिंग के अंदर उसको जॉब बोल देते हैं, और जिस चीज को आपको गर्म करना है उसको हम लोग हीटिंग के जब वो पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज। जो सिंपली हमको कहना चाहिए कि वो क्या है, हमारा लोड है, या जिसको हम लोग गर्म करना चाह रहे हैं। समझ आ रही बात। तो 69 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 69 के लिए सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। जो हम लोग इन जनरल जिसको हम लोग लोड कहेंगे वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे उसको हम लोग चार्ज कहते हैं, जिसको हमको गर्म करना है, जिसको हमको हीट करना है। और जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होती है ना, उसके अंदर ज्यादातर जो हीटिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, रेडिएशन के थ्रू। मैक्सिमम हीटिंग जो होगी, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इसके अंदर जो मैक्सिमम हीटिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, वो रेडिएशन के थ्रू होती है, ठीक है। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन हीटिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। इंडक्शन हीटिंग किसके लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते, ब्रेजिंग के लिए कर सकते हैं, एनीलिंग ऑफ ब्रास के लिए कर सकते हैं। देखो इंडक्शन हीटिंग बेसिकली उनको क्या जाता है जो कि क्या रहते हैं, मेटल्स हैं मान लो आप, ठीक। तो वुड ग्लूइंग जो है, वुड ग्लूइंग एक तो ऐसे ही दिख रहा है आपको, वुड है, तो वुड ग्लूइंग इसके लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते, इसका इंडक्शन टाइप की हीटिंग का। क्लियर, ठीक। तो वुड ग्लूइंग का हम लोग यूज नहीं कर सकते। इंडक्शन हीटिंग किसके लिए की जाती है, पहली बात तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो इंडक्शन हीटिंग है, इंडक्शन हीटिंग के अंदर हमको, क्योंकि यहाँ इंडक्शन है तो आपको एसी सप्लाई, एसी पावर सप्लाई का यूज करना पड़ेगा, ठीक। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल्स
इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल्स में ही हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, इंडक्शन हीटिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक, इंडक्शन हीटिंग हमको कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, तो आपको इसको फर्नेस 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 में आपको इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। फूड इंडस्ट्रीज जहां पर हम लोग खाना बनाते हैं, तो कुकिंग के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक, कुकिंग के लिए यूज हो गया। एक प्रोसेस होता है पायरोसिस, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को वो करने के लिए रहेगा। ठीक है, सीलिंग के लिए, ये सब जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडक्शन हीटिंग का यूज करते हैं, है ना। तो ये आपके यहाँ से और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड है वो हो सकते हैं। इंडक्शन हीटिंग की एक और खास बात है कि आपको टारगेटेड हीटिंग प्रोवाइड करेगा कि भैया मुझे इस पार्ट को ज्यादा गर्म करना है, इस पार्ट को कम गर्म करना है, तो आप इसका टारगेटेड हीटिंग कर सकते हो आप इसमें, समझ रहे बात। तो ये हमारे डिफरेंट यूजेस हैं, और साथ ही साथ इंडक्शन हीटिंग कैन बी यूज फॉर ब्रेजिंग, एनिलिंग एंड सरफेस हार्डनिंग ऑफ स्टील। तो यहाँ पे ऑप्शन, इसको अगर हम लोग एलिमिनेट नहीं कर रहे तो मतलब ये भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, वुड ग्लोइंग नहीं कर सकते। वुड ग्लोइंग कब कर सकते हैं, किसमें कर सकते हैं, किसकी हेल्प से करेंगे हम लोग, तो आगे है क्वेश्चन, ठीक है ना, हम लोग वहां देखते हैं। Which of the following is an application of arc lamp? आर्क लैंप हम लोग किसमें यूज करते हैं भाई, तो आर्क लैंप का हमारा यूज होता है किसमें, फ्लैश कैमरास। ठीक है, फ्लैश कैमरास में, कैमरा वगैरह के अंदर हम लोग, हमारे जो लेंस वगैरह रहते हैं उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आर्क लैंप्स का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 71, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज फ्लैश कैमरास आर द करेक्ट आंसर। Moving on to our next question, that is, which of the following material is a good conductor of heat but a bad conductor of electricity? Good conductor of heat, bad conductor of electricity, mica। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल हमारा क्या है, मटेरियल है ये माइका। मैं आपके लिए एक इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के ऊपर, एक सेशन लेके आऊंगा, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव के, है ना। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और क्योंकि इसके प्रॉपरली कुछ नोट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है और समझ नहीं आ रहा कि इसको कितना हमको पढ़ना है, तो मैं आपके लिए एक प्रॉपर इसके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, ओके। तो फिलहाल के लिए हमारा आंसर क्या हो गया कि माइका, दैट इज माइका इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी बात, माइका को हम लोग कितने डिग्री सेंटीग्रेड, करीबन 600 से 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक के इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इतने हाई टेम्परेचर में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वो हमारा आंसर। नेक्स्ट क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन द कलर रेंडरिंग इंडेक्स, सीआरआई, मैंने स्टार्टिंग में आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पे ही बात किया था हम लोग, सीआरआई बेस्ट किसका होता है। पहली बात तो सीआरआई जो है वो 0 से लेके 100 के बीच में इसकी वैल्यू रहती है। ठीक, 0 मतलब सीआरआई सबसे लो है, और सीआरआई 100 मीन सीआरआई हाई है। सीआरआई हाई किसका था हमारे पास, तो हमने दो लैंप के बारे में बात किया था, क्या था, इनकैंडेसेंट लैंप, और मैंने दूसरा बताया था, दूसरा क्या था, हेलोजन लैंप। दूसरा सेकंड वन वाज दी हेलोजन लैंप। इनकैंडेसेंट लैंप, हेलोजन लैंप का सीआरआई क्या होता है, तो भैया इनकी जो सीआरआई है वो क्या होती है, हाई होती है, हाई सीआरआई। हाई सीआरआई होने से क्या होता है, हाई सीआरआई, मैंने बताया आपको, हाई सीआरआई होने से क्या होगा, हाई सीआरआई होने से मोर रियलिस्टिक कलर, ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, कैसे ओप्पो वीवो के कैमरे से फोटो लेते तो एकदम आपको लगता है कि भाई एकदम कहाँ चीनी जापानी टाइप के दिखने लग जाते हैं, एकदम ज्यादा गोरे गोरे दिखेंगे। वही अपन अपने नॉर्मल सैमसंग वगैरह के अच्छे कैमरे से लेंगे, तो उसमें क्यों उसको अच्छा कहा जाता है, सैमसंग के कैमरे को क्यों हमारे आईफोन के कैमरे को अच्छा कहा जाता है, बिकॉज वो दे गिव पिक्चर मोर रियलिस्टिक पिक्चर प्रोवाइड करता है हमको।
ठीक है। तो वो जो लाइट्स होते हैं, जो लाइट सोर्स जिनका CRI हाई होता है, वो ज्यादा क्या करते हैं, मोर रियलिस्टिक पिक्चर हमको प्रोवाइड करते हैं। तो और तो क्या होगा, जिसका लेस होता है तो वो क्या होगा, जो लेस होता है वो क्या होगा, अननेचुरल, अननेचुरल। ठीक है, कलर्स अपीयर अननेचुरल, ऑप्शन नंबर 1। समझ आ रही बात? ठीक। कोई किसी ने रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ है, फोटो खींच दे, पिंक टाइप का दिखने लग गया, है ना, या फिर उस लाइट के इफेक्ट की वजह से पिंक दिखने लग गया, तो क्या कहेंगे कि भाई हम उसका CRI क्या है, काफी लो है। तो इनकैंडेसेंट लैंप, हेलोजन लैंप के CRI हाई होते हैं, अराउंड 90 to 100 के बीच में लाई करते हैं। क्लियर? चलिए, द ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप रेंजेस फ्रॉम, तो बहुत सिंपल है यार, मर्क्यूरी वेपर लैंप हम लोगों ने बात किया ऑलरेडी, 30 से 40 ल्यूमेंस पर वॉट, 30 to 40, बेसिकली 40 ल्यूमेंस पर वॉट तक की ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। सोडियम वेपर लैंप 40 to 50 ल्यूमेन पर वॉट, है ना। 10 से 14 रहेगा हमारा किसका, ये क्या कहना चाहिए, इनकैंडेसेंट लैंप वगैरह का। ठीक, ये 100 to 150 तो नहीं, 120 to 200 हमारा किसका रहता है, हमारा LEDs का रहता है कि ना। तो ये सब मैंने आपको कल चार्ट बनवा दिया था, मतलब कल इन द सेंस हमारे प्री इसके फर्स्ट वाले पार्ट में। हो सकता है आपको ये जो लेक्चर मिले दोनों एक साथ कंबाइन करके दे दूं मैं, या अलग अलग 2 पार्ट में दूं, मोस्ट प्रोबेबली कंबाइन करके प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो इसका पहला वाला पार्ट है, जहाँ पे हम लोग ने 0 से लेके 52-51 तक क्वेश्चन डिस्कस किया, वहां मैंने हर किसी का लिखा दिया है कितना ल्यूमिन पर वॉट उसकी एफिशिएंसी है। नेक्स्ट है, स्टेट द लैम्बर्ट्स लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक भाई, बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो द illumination of a surface at any point depends upon the cube of cosine of angle between the line of flux and normal to that point. ठीक, the illumination of a surface at a point is dependent upon the cosine of the angle between the line of the flux and the normal at that point. ठीक, तो स्क्वायर तो नहीं होता, डिपेंड्स अपॉन कोसाइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, डिपेंडेंट अपॉन स्क्वायर ऑफ कोसाइन नहीं। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट इज लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ का ये स्टेटमेंट है ना, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। ठीक, हम लोग इसमें एक और पढ़ते हैं क्या, इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ क्या था कि इल्यूमिनेशन आई, सॉरी, इल्यूमिनेशन E is directly proportional to 1 upon r square, आप कह सकते हो I upon r square। ल्यूमिनस इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द, ओके। और ये लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ का स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, व्हाट इज रिकमेंडेड लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन इन कंट्रोल रूम ऑफ पावर हाउस। पावर हाउस, पावर हाउस के कंट्रोल रूम में आपको देना चाहिए कितना, 150 लक्स से 200 लक्स। ठीक, घर पे कितना होना है, ड्राइंग हॉल्स में कितना होना है, प्रूफ रीडिंग के लिए कितना होना है, सब मैंने आपको कल बताया है, मतलब कल इन द सेंस फर्स्ट पार्ट, है ना। तो डे लाइटिंग के लिए कितना होता है, डे लाइटिंग के लिए कितना होता है, सॉरी डे लाइट में जो हमारे घर में जो लाइट आ रही है, बेसिकली जो डे लाइट है, जो डे लाइट आ रही है वो उसका कितना लक्स होता है, तो वो होता है अराउंड 500 लक्स, अराउंड 500 लक्स। ठीक है, प्रूफ रीडिंग के लिए हम लोग 150 से 200 लक्स तक के, 200 नहीं, अराउंड 300 तक भी चले जाते हैं, 100 से 200 लक्स मान लो प्रूफ रीडिंग के लिए। ठीक है, और कंट्रोल रूम किसी भी पावर हाउस का 150 से 200, 200 भी बोलना चाहिए, ज़्यादा कमी है थोड़ा, इसको आप 250 मान लो, 150 से 250 लक्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चले आगे, चले। Next is dash is the luminous flux received by a surface per unit area. Luminous flux, this means that it is denoted by phi, या कई बुक में F से डिनोट किया होगा। ठीक, मैंने phi से करता हूँ, मैं phi बताऊंगा।
ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अरे यार ये तो देखा देखा सा लग रहा है। ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन यूनिट क्या होगा? ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लक्स। इल्यूमिनेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, सिंपल सिंपल है जो भी हम यहाँ पे जान रहे हैं। इल्यूमिनेशन, ल्यूमिनेंस, कैंडल ऑफ पावर, ल्यूमेन, है ना? ये सब का आपको ना जो डेफिनेशन है, क्योंकि मैंने आपको हर जगह पे कुछ को सबको डिफाइन किया करा हुआ है, तो आपको हर किसी का डेफिनेशन एकदम ऐसे इस फॉर्म में याद होना चाहिए। समझ रहे हो? और भी क्वेश्चन होंगे। विच ऑप्शन करेक्टली स्टेट सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई अ सेंटर पॉइंट इन अ होल स्फीयर? तो यही तो है 4 पाई, यही है 4 पाई। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4 पाई। सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ सेंट्रल पॉइंट इन अ होल स्फीयर। होल स्फीयर से सेंटर, मतलब होल स्फीयर के सेंटर पॉइंट से हम लोग सॉलिड एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, तो 4 पाई होता है। ठीक, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? तो यूनिट होता है स्टर्डियन, डिनोटेड बाय W। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, चले आगे। Next is, which of the following devices distributes, filters or transform the light emitted from one or more lamp? ये होता है हमारा ल्यूमिनियर। ल्यूमिनियर, ठीक है। फिल्टर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग लाइट जो एमिट होती है दूसरे दूसरे जगह से। ल्यूमिनियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प गिव्स द हाईएस्ट एफिशिएंसी? तो हाईएस्ट एफिशिएंसी कौन दे रहा है? तो हाईएस्ट एफिशिएंसी हमारा क्या देता है? एलईडी देता है। 120 से 200 ल्यूमेन पर वॉट। सबसे कम इसमें से कौन देगा? सबसे कम देगा इनकैंडेसेंट लैम्प। उससे थोड़ा ज्यादा कौन देगा? फ्लोरोसेंट लैम्प। उससे ज्यादा कौन देगा? सीएफएल। और सबसे ज्यादा कौन देगा? एलईडी। ठीक, ओके, चले आगे। चलिए, ये सब क्वेश्चन क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी अपने पहले जो पार्ट है उसमें पढ़ा हुआ है, काफी हर एक क्वेश्चन को डिटेल में देख लिया है, इस वजह से मैं अभी आपको जल्दी जल्दी कराते जा रहा हूँ, है ना? अब मैं हर चीज को, सेम ही चीज को बार बार लिखूंगा, कोई सेंस नहीं बनेगा उसका। एज कम्पेयर टू द इनकैंडेसेंट लैम्प, इनकैंडेसेंट लैम्प के कंपेरिजन में अगर मैं देखूं सीएफएल जो हम लोग अगर यूज करते हैं तो कितने इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग होगी, कितने परसेंट इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग होगी? तो इसके अंदर हमको सेविंग देखने को मिलती है 70 to 80%। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाटाबेस क्वेश्चन है। 70 to 80% आपको सेविंग देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी की अगर आप इनकैंडेसेंट लैम्प को रिप्लेस कर दोगे सेम वॉट ऑफ सीएफएल से। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प, देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एफिशिएंसीज। ठीक, हमको उसके एफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ते क्रम में लिखना है। सोडियम वेपर लैम्प, सोडियम वेपर लैम्प, लाओ भाई लिख दिया दे। सोडियम वेपर लैम्प, सोडियम वेपर लैम्प 40 से 50 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, 40 to 50 ल्यूमेन पर वॉट। मर्क्यूरी वेपर लैम्प, मर्क्यूरी वेपर लैम्प का इससे तो कम ही रहता है। मर्क्यूरी वेपर लैम्प लगभग आपको देखने को मिलेगा 40 ल्यूमेन पर वॉट। नेक्स्ट है नियॉन लैम्प, कोल्ड कैथोड लैम्प, है ना, प्यार से कोल्ड कैथोड लैम्प भी कहते हैं। नियॉन लैम्प जो है ये आपको देखने को मिलेगा 15 से लेके 40 ल्यूमेन पर वॉट। ठीक, तो मैंने लिख दिया है इसको नियॉन, मर्क्यूरी एंड सोडियम। कहाँ है? नियॉन मर्क्यूरी, नियॉन मर्क्यूरी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो अगर आपने सभी की, जितने भी आपके लैंप्स हैं उन सभी की आपने एफिशिएंसी को, आपने उनके लाइफ टाइम को, मतलब कितने आवर्स जल सकता है, इसको अगर प्रॉपरली अच्छी तरीके से याद कर लिया है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना लोगे। अदरवाइज फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है ना? तो इस कंफ्यूजन को अराइज ही होने नहीं देना है आपको, है कि नहीं? नेक्स्ट, डैश इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस फ्लक्स रिसीव्ड बाय सरफेस। अरे यार फिर से वही आ गया। ल्यूमिनस फ्लक्स रिसीव्ड
बाई सरफेस पर यूनिट एरिया इल्यूमिनेंस, ठीक, इल्यूमिनेंस या इल्यूमिनेशन। क्लियर? 83 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट होगा, एक दो क्वेश्चन हो जाएंगे रिपीट, है ना, तो माफी चाहूंगा उसके लिए। चलो आगे। लाइट सोर्स विद ए कैंडल वर्थ ऑफ पावर, एक 1 सीपी पावर है उसके पास, 1 कैंडल का पावर है। प्रोड्यूस कितना प्रोड्यूस करेगा, तो ये प्रोड्यूस करेगा 1 ल्यूमेन पर रेडियन, 1 ल्यूमेन पर वॉट, 1 ल्यूमेन पर स्टर्डियन या 1 ल्यूमेन पर मीटर। तो दैट विल प्रोड्यूस पावर ऑफ 1 ल्यूमेन पर स्टर्डियन, ठीक है ना, 1 ल्यूमेन पर स्टर्डियन। तो इसका यूनिट ही है, यूनिट से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट, द लैम्प कंसिस्ट ऑफ इनर डिस्चार्ज ट्यूब एंड एन आउटर इवैक्यूएटेड ट्यूब। किसके अंदर होता है, तो देखो दो डिस्चार्ज, मतलब ट्यूब रहती है इसके अंदर, एक इनर डिस्चार्ज ट्यूब, एक आउटर ट्यूब। तो इनर डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली है किसके लिए, तो ये है क्या, हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प के लिए, ठीक। तो जो इनर ट्यूब रहती है उसके अंदर हाई प्रेशर मर्क्यूरी भरी रहती है, ठीक। जो आउटर ट्यूब रहती है उसका काम क्या है, उसका काम है जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसके लिए एज अ जैकेट वर्क करने का, क्या करने का, एज अ जैकेट वर्क करने का, ठीक। या कहना चाहिए आपको जो थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करने का, जैकेट मतलब वही हुआ थर्मल इंसुलेशन। तो इनर चैम्बर में क्या रहेगा, ये इनर चैम्बर में है हाई प्रेशर मर्क्यूरी। आउटर चैम्बर में क्या है, तो आउटर चैम्बर में है भैया, आउटर चैम्बर का काम क्या है, तो ये थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, तो वैक्यूम वगैरह उसमें रहता है, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर। दो क्या है इसमें, डिस्चार्ज ट्यूब है, दो ट्यूब्स हैं। ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि इसके अंदर दो ट्यूब होते हैं, होने को तो सोडियम लैम्प के अंदर भी है, बट ठीक। लाइट इज प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कहीं ना कहीं हम लोग ने इसको बनाया है। और लाइट इज प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प है, डिस्चार्ज लैम्प किसमें, आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस और वेपर्स। गैसेस और वेपर्स के आयोनाइजेशन से ही क्या होती है, ये हमारी लाइट प्रोड्यूस होती है, किसमें, डिस्चार्ज लैम्प। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मेरे को अच्छे से पता। 3-point lighting is usually employed in film lighting scheme. Which of the following does not form a part of this scheme? इसमें से कौन सा उस स्कीम का पार्ट नहीं है, फिल लाइटिंग, ब्लैक लाइटिंग, की लाइटिंग या बाउंस लाइटिंग। तो बाउंस लाइटिंग इसका पार्ट नहीं है, ठीक। ये सब क्वेश्चंस हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक, अगला, विच मटेरियल इज नॉट यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प। तो हम लोग टंगस्टन का तो यूज करते ही है, ठीक। कार्बन भी यूज हो जाता है, टेंटेलम भी यूज हो जाता है, अमेलगम यूज नहीं होता। अमेलगम, अमेलगम कुछ होता है, क्या होता है, ठीक, ये आपको पता करना है। मैं बता दूं, कुछ मर्क्यूरी से रिलेटेड चीज है ये। तो एमेलगेशन एक प्रोसेस है, केमिस्ट्री में आप पढ़े होगे, है ना, नहीं पढ़े हो तो पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। अमेलगम, अमेलगम क्या चीज है बताना, है ना। नेक्स्ट, विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक हीटिंग सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है भाई, वर्किंग विथ इलेक्ट्रिक फर्नेस इज कन्वीनियंट एंड कूल, ठीक। इट इज क्लीन सिस्टम ऑफ हीटिंग, ठीक। पुअर एफिशिएंसी, नो फ्लू गैस आर प्रोड्यूस्ड। तो जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है वो क्या है, पुअर एफिशिएंसी नहीं है भाई, इलेक्ट्रिक हीटिंग की एफिशिएंसी काफी हाई है। क्योंकि हम लोग बाकी जगह एफिशिएंसी क्या कहते हैं, कम कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो हीट के फॉर्म में ही हमारा डिसिपेशन हो जाता है। यहाँ पे तो हीटिंग ही तो करनी है, यहाँ पे हीटिंग ही करनी है, तो इसकी एफिशिएंसी काफी अच्छी है। चले, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू डीसी सिस्टम ऑफ द रेलवे। रेलवे के अंदर जो डीसी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। When operation under similar service condition, a DC train consume less than a single phase AC। बिल्कुल सही सही है। डीसी सिस्टम कॉजेज लो इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस, क्योंकि भाई डीसी सिस्टम के अंदर, एसी सिस्टम के अंदर ही आपको क्या देखने को मिलेगा,
कम्युनिकेशन लाइन के साथ इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, डीसी सिस्टम में तो होगा ही नहीं, बढ़िया है, फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है। डीसी मोटर बेस्ट सूटेड फॉर फ्रीक्वेंट एंड रैपिड एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही है, डीसी मोटर ज़्यादा सूटेड है फ्रीक्वेंट और रैपिड एक्सेलरेशन के लिए, ठीक। डीसी ट्रेन इक्विपमेंट इज हैवियर एंड लेस इफेक्टिव देन सिमिलर, नहीं, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, क्लियर। So option number 1, 2 and 3 are the correct options. Option number 4 is the incorrect option. Clear? Chalo, next. Why is the electric welding not done directly from the main supply? देखो यार, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हम लोग डायरेक्टली हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है, क्यों ऐसे एक बक्सा से लेके घूमते रहते हैं वो लोग हाथ में, हैं क्यों लेके घूमते हैं? क्योंकि देखो हमारी जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, वेल्डिंग के अंदर हमको क्या चाहिए, हाई करंट चाहिए, और उतनी ज़्यादा हाई करंट अपन डायरेक्टली अपने मेन सप्लाई से नहीं ले सकते हैं। तो है क्या कुछ क्वेश्चन? ये तो है। इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू ड्रॉ हैवी करंट्स, उसके लिए हम लोग क्या लगा दिए, उसके लिए हम लोग ने क्या लगा लिया, उसके लिए हम लोग ने ट्रांसफार्मर लगा लिया, ठीक। अब ट्रांसफार्मर क्या करता है, हमको वोल्टेज को कम कर देता है, करंट को इंक्रीज कर देता है, और फिर हमको क्या करता है सर, प्रोवाइड करता है वो, क्लियर। Option number 4 is the correct answer for this. Next is which of the following emit greenish blue color? कौन भाई greenish blue color देता है? तो मर्क्यूरी वेपर लैम्प जो है ये हमको कैसा कलर प्रोवाइड करता है, ग्रीनिश ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। सोडियम वेपर लैम्प कैसा कलर प्रोवाइड करता है? तो भाई सोडियम वेपर लैम्प हमको येलोइश कलर प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर क्वेश्चन ने पूछ दिया कि एट दी स्टार्टिंग, जब स्टार्ट होता रहेगा उस समय सोडियम वेपर लैम्प कैसा कलर प्रोड्यूस करता है, तो वो रेड या पिंक कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक। नियॉन ट्यूब जो है, अगर उसके अंदर नियॉन गैस भरी हुई है तो वो ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करेगा। नियॉन के साथ आर्गन, आर्गन के साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी कैसा कलर का प्रोड्यूस करेगा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग, ठीक। नियॉन ट्यूब नियॉन लैम्प से मतलब, चले। Which of the following types of electric heating is not considered as high frequency heating? हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग कौन सी नहीं है? इंडक्शन हीटिंग। देख लेते हैं कौन कौन सी हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग है, कौन कौन सी लो फ्रीक्वेंसी हीटिंग है। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटिंग की बात करें, हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटिंग की बात करें अगर, तो इसके अंदर होती है पहली एक पावर फ्रीक्वेंसी। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग मतलब, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग का मतलब जो हमारे घर में जो पावर आ रही है वो कितने पे आ रही है भैया, 50 हर्ट्ज तक के आ रही है। तो पहला हो गया पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस हीटिंग की सप्लाई से, 50 हर्ट्ज की सप्लाई से ले रहे हैं हम लोग, रेजिस्टेंस हीटिंग लिख लेना पूरा, ठीक। आर्क हीटिंग, आर्क हीटिंग जैसे मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर 4 है आर्क हीटिंग, है ना। और एक और होता है इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट हीटिंग, इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट हीटिंग। अगला हम लोग कहेंगे, ये तो हमारा हो गया पहला क्या, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग। दूसरा हमारा होता है हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग, सेकेंड है हमारा हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा इंडक्शन हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग। हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर हीटिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के अंदर आपको एक और हीटिंग देखने को मिलेगा, क्या, इंफ्रारेड हीटिंग। तो आंसर हमारा यहां से हो गया ऑप्शन नंबर 4, दैट इज आर्क हीटिंग इज अ टाइप ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, और ये हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग का टाइप नहीं है। क्लियर, क्लियर है सभी को? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं जस्ट मिनट पानी पी लूं। क्वेश्चन कह रहा है अ फ्री रनिंग स्पीड, क्या है, फ्री रनिंग स्पीड ऑफ ट्रेन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करती,
स्पीड टाइम ग्राफ ट्रेन का हमको पता होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है और वहां से काफी सारे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। क्लियर है? ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन कह रहा है द फ्री रनिंग स्पीड ऑफ अ ट्रेन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करती? रनिंग टाइम के ऊपर, डायलेक्ट्रिक डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स के ऊपर, ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप के ऊपर, या किसके ऊपर? एक्सेलरेशन के ऊपर। तो आंसर तो है हमारा क्या? ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप्स, ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप। लेकिन हमको इसमें क्या चीज जानना है? हमको यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ भी जानना जरूरी है। ठीक, तो देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। जस्ट अ मिनट। तो ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप पे डिपेंड नहीं करता इसका रनिंग स्पीड। ठीक, तो हम लोग लेते हैं एक ब्लैंक पेज क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और हम लोग इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ। यहां रहेगा स्पीड, यहां है हमारी वाई एक्सिस पे स्पीड, एक्स एक्सिस पे है हमारी टाइम। यहाँ पे हम लोग टाइम लेते हैं, थोड़ा समय लूंगा बस। क्यों समय लूंगा? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग कवर कर लेंगे। ये हुआ, ये यहाँ तक एक पॉइंट, पॉइंट का नाम देते जाएंगे। ये ओ, ये ए, ये बी, यहाँ का आएगा सी, यहाँ आएगा डी, फिर ये आ जाएगा आपका आगे पॉइंट, जहाँ भी ले लो आप, ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 पार्ट में ये डिवाइडेड है। अब आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है कि कौन सा पार्ट क्या है। ठीक है ना, कौन सा पार्ट क्या है? तो यहाँ पे क्या है? ये ओ से लेके ए तक के। जस्ट अ मिनट, आप इसको देख लिए, ये हम लोग ने बना लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओ से लेके ए तक के, ठीक है, थोड़ा समय लूंगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस वजह से ले रहा हूँ। ठीक, इसको हम लोग कौन सा रीजन बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं रियोस्टेटिक एक्सेलरेशन। रियोस्टेटिक एक्सेलरेशन। ठीक है, इस फेज में क्या होता है? यहां से जैसे जैसे हम लोग स्पीड बढ़ाते जाते हैं, क्या होती है यहाँ पे? जैसे जैसे हम लोग स्पीड बढ़ाते जाते हैं, देखो उसमें क्या रहता है? रेजिस्टेंस रहता है। हम लोग रेजिस्टेंस को कट करते जाते हैं। स्टार्टर रहता है, समझ लो आप एक स्टार्टर है। स्टार्टर में क्या करते हैं हम लोग? पहले एक स्टार्टर में रेजिस्टेंस को हम लोग बढ़ाते हैं, आर्म को, है ना, हम लोग यूज करते हैं ना रियोस्टेटिक स्टार्टर। फिर रेजिस्टेंस को कट करते जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? रियोस्टेटिक एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या करते जा रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं बाई रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होता है? starting resistance is reduced gradually। ये हर एक पार्ट से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, ये बोल सकता है जब भी आपका स्पीड टाइम ग्राफ जो हम लोग ने बनाया किसके लिए? अपना ट्रेन के लिए, लोकोमोटिव के लिए, या ट्रैक्शन पर्पस वाला जो है, उसमें जो सबसे इनिशियल पार्ट है वो क्या होगा? तो उसको कौन सा पार्ट बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं रियोस्टेटिक एक्सेलरेशन पार्ट। ठीक, रियोस्टेटिक एक्सेलरेशन पार्ट में क्या होता है भाई? तो रियोस्टेटिक एक्सेलरेशन पार्ट में ये होता है कि हमारा जो स्टार्टिंग की जो रेजिस्टेंस है, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, उसको हम लोग ग्रेजुअली क्या करते जाते हैं? रिड्यूस करते जाते हैं। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व, ए से लेके बी तक के। इसको कहा जाता है एक्सेलरेशन ऑन
स्पीड कर्व। ठीक, इस रीजन में क्या होगा, देखो इस रीजन में हम लोग क्या करते जाते हैं, एक्सेलरेशन को बढ़ाते जाते हैं, सॉरी स्पीड बढ़ाते जाते हैं। हाँ, स्पीड बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे स्पीड बढ़ते जाएगी वैसे एक्सेलरेशन हमारी क्या होती जाएगी, कांस्टेंट के होने की तरफ बढ़ते जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेन या लोको एक्सेलरेट्स बट यहाँ पे ट्रेन एक्सेलरेट होगी, लेकिन जैसे जैसे एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी स्पीड क्या होती जाएगी, आप बढ़ाते जाओगे। एक्सेलरेशन डिक्रीज होने का मतलब ये नहीं कि आप एक्सेलरेशन कम करके स्पीड को इंक्रीज करोगे। आप एक जैसे कि समझ लो आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहे हो, अगर आप उस पर यूनिफॉर्मली मूव करोगे तो 50 पे ही मूव करोगे। आप उसको एक्सेलरेट करोगे तब आपका क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे हम लोग इस पॉइंट पे पहुंचते जाते हैं, हमारी देखो स्पीड क्या होती जा रही है, स्पीड हमारी देखो क्या होती जा रही है, यहाँ पे आके कांस्टेंट होते जा रही है। देखो स्पीड आके यहाँ पे कांस्टेंट होते जा रही है, तो स्पीड कम होते जा रही है, सॉरी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, एक्सेलरेशन वो हो जाएगी, कांस्टेंट होती जाएगी। ठीक, फिर जो नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा, फिर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा कहता है उसको कहते हैं हम लोग बी से सी वाला पार्ट। इसको हम लोग कहते हैं क्या, फ्री रनिंग। फ्री रनिंग, फ्री रनिंग वाला पार्ट में क्या है भाई, फ्री रनिंग वाले पार्ट में स्पीड कांस्टेंट रहती है, एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं रहता है। ठीक है, और ट्रेन रन्स विथ कांस्टेंट स्पीड ड्यू टू इट्स मोमेंटम, उसके खुद के नहीं, मोमेंटम की वजह से तो अगले पार्ट में होगा। ट्रेन रन्स ऑन इट्स विथ कांस्टेंट स्पीड में ट्रेन रन करती है। इसी पार्ट में अगर हमसे कोई पूछे कि मैक्सिमम स्पीड कौन से पार्ट में अचीव करता है ट्रेन, तो फ्री रनिंग वाला जो पार्ट है वहां पे वो मैक्सिमम स्पीड अटेन कर लेता है। उससे ज्यादा स्पीड कभी भी नहीं होगी ट्रेन की, मैक्सिमम स्पीड इज अटेन्ड। क्लियर, मैक्सिमम स्पीड हमारा इसी पार्ट में ये गेन कर पाता है। फिर हम लोग बात करते हैं बी से सी जाएंगे, अब चलते हैं हम लोग सी से डी की ओर। सी से डी वाला पार्ट को क्या कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं कोस्टिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोस्टिंग। कोस्टिंग वाले पार्ट में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये मूव करता है खुद के मोमेंटम की वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स ओन मोमेंटम। ट्रेन रन्स अंडर इट्स ओन, ट्रेन रन्स अंडर the influence of its own momentum। खुद के मोमेंटम पे जो ट्रेन रन कर रही है उसके पास जो भी मोमेंटम है, अपने आप एक्सेलरेट करना बिल्कुल बंद कर दिया है, खुद के मोमेंटम पे बढ़ते जाएगी। और जैसे जैसे वो अपना विदाउट एक्सेलरेशन आगे बढ़ेगी तो ड्यू टू फ्रिक्शन एंड ड्यू टू वेरियस अदर लॉसेस वो क्या होगी, उसकी स्पीड कम होती जाएगी। देखो स्पीड यहाँ से क्या होगी, कम होती जाएगी। अब डी से ई वाला जो पार्ट है, डी से ई वाला जो पार्ट है वो क्या है हमारा भैया, ये हमारा क्या है, ब्रेकिंग वाला पार्ट है। डी से ई क्या है, ये हमारा क्या है, ब्रेकिंग वाला पार्ट है। ठीक, ब्रेकिंग वाले पार्ट में क्या होगा, तो यहां पे ब्रेक्स आर अप्लाइड, टू ब्रिंग ट्रेन इन रेस्ट। क्लियर। तो ये हमको डिफरेंट पार्ट है और डिफरेंट पार्ट में होता क्या है, उसका नाम क्या है, ये आपको पता होना है। ठीक है ना, ये हमारा बी से सी हो गया, ये हमारा क्या कहलाता है, फ्री रनिंग कहलाता है। दिस इज अवर फ्री रनिंग, दिस इज अवर कोस्टिंग। ये मेरे ख्याल से एग्जाम में पूछा था, अब मुझे ध्यान ये नहीं आ रहा है कि रेलवे के एग्जाम में पूछा था कि एसएससी के एग्जाम में पूछा था, बट एक कोस्टिंग वाले पार्ट से एक बार क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये हमारा हो गया ब्रेकिंग। ठीक, ये दोनों का नाम बहुत कम पूछता है, बट यहाँ पे काम क्या है ये आपसे जरूर पूछेगा। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट ये हो गया
ब्रेकिंग, ये हो गया कोस्टिंग, ये फ्री रनिंग, एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व्स एंड रियोस्टैटिक एक्सेलरेशन। क्लियर? तो ये हमारे 5 पार्ट में डिवाइडेड है स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक, थोड़ा समय लगा, लेकिन हम लोग यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प होने वाली है। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। पढ़ने के लिए इसके अंदर भी बहुत कुछ है, बट उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो आगे। फ्री रनिंग स्पीड ऑफ ट्रेन डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो अभी क्वेश्चन किया क्या, सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया आई थिंक। ठीक है, अभी तो हमने देखा ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप, कितने बार रुक रही है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी फ्री रनिंग स्पीड के ऊपर, है ना। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ इनर्ट गैस वेल्डिंग। इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, एमएजी वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग एक अलग ही टाइप की वेल्डिंग है ना। ये क्या है, इनर्ट गैस वेल्डिंग के अंदर नहीं आती है, इनर्ट गैस वेल्डिंग के अंदर ये पार्ट नहीं आता। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ वेल्डिंग में क्लासिफिकेशन, हीटिंग में क्लासिफिकेशन, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ किस टाइप से वर्क करता है, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस। कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस में हमको कोई भी इनकरेक्ट, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है वो हमको बताना है। इट इज सुटेबल फॉर इंटरमीडिएट सर्विस ओनली, केवल इंटरमीडिएट सर्विस के लिए ही सुटेबल है। ठीक, या इट सफर्स फ्रॉम पिंचिंग इफेक्ट, पिंचिंग इफेक्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। इट मस्ट रन ऑन ए लो फ्रीक्वेंसी सप्लाई, लो फ्रीक्वेंसी सप्लाई पे हम लोग इसको रन करते हैं। ठीक, द क्रूसिबल फॉर द चार्ज इज ऑफ ऑड शेप एंड इट इज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर टैपिंग द मॉल्टन। तो इनकरेक्ट है अपना ऑप्शन नंबर 1, इट इज सुटेबल फॉर इंटरमीडिएट सर्विस ओनली। इंटरमीडिएट सर्विस के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक, कंटिन्यूअस सर्विस के लिए है। जारी बात। कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस एक कोरलेस टाइप का होता है, इसको थोड़ा देखना है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री फेज एसी सिस्टम इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। देखो बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है वो क्या है, सिंगल फेस है, सिंगल फेस एसी। ये सिंगल फेस एसी कितने पे रन करता है, तो ये सिंगल फेस एसी 25 kV और 50 हर्ट्ज, इस पे ये वर्क करता है। हमसे पूछ रहा है किसके बारे में भाई, हमसे पूछ रहा है थ्री फेस एसी के बारे में। जो थ्री फेस एसी वाला पार्ट है, जो थ्री फेस एसी है वो हम लोग यहाँ कितने फ्रीक्वेंसी पे यूज होती है, तो ये होती है 16/3, 16 3 48, 48 to 50, 50/3। ठीक, हर्ट्ज 3 kV टू 3.6 kV, इतने वोल्ट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। क्लियर? ये हमारा हो गया क्या, थ्री फेस एसी। इसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके हम लोग यूज करते हैं इंडक्शन मोटर, थ्री फेस इंडक्शन मोटर। इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं थ्री फेस इंडक्शन मोटर का यूज होता है इस सिस्टम में। क्लियर? एक और क्या होता है, एक सिंगल फेस हो गया, एक थ्री फेस हो गया, एक हो गया हमारा क्या, सिंगल फेस लो फ्रीक्वेंसी, सिंगल फेस लो फ्रीक्वेंसी। सिंगल फेस लो फ्रीक्वेंसी क्या, फिर से भाई फ्रीक्वेंसी कम करना है, इतनी ही फ्रीक्वेंसी 15 किलोवोल्ट पे यूज होता है और 16/3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसमें रहती है। क्लियर? ये तो हो ही गया। साथ ही साथ हमारे पास क्या है, एक और क्या है, एक और है हमारे पास डीसी सिस्टम के लिए। डीसी सिस्टम पुराने समय में जो ट्रैम कार वगैरह चलते थे उसके अंदर क्या होता था, तो ट्रैम कार क्या है 600 से 700 वोल्ट पे काम करते थे। ट्रैम कार 600 to 700 वोल्ट, ये ट्रैम कार इस पे वर्क करता था। और मेन सप्लाई, मेन लाइन गई रहती थी, मेन सर्विस लाइन, मेन सर्विस लाइन के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, ये अराउंड 1500 से 1600 वोल्ट।
ठीक, तो ये हुए हमारे सिंपल क्लासिफिकेशन। बहुत सारी चीज आप इसमें पढ़ सकते हो। एक कैंडो भी होता है। कैंडो क्या होता है? सिंगल फेज टू थ्री फेज कन्वर्टर, है ना। कैंडो भी है हमारे पास सिंगल फेज टू थ्री फेज सिस्टम के लिए। तो हमारे पास आंसर हमारे फ्रिक्वेंसी के हिसाब से तो एकदम मिल गया है। ये रहा अपना आंसर 3 to 3.5, 3 to 3.6 के भी 16 2/3 दैट इज 50/3 हर्ट्स, थ्री फेज एसी। ठीक, ये वाला हमारा हो गया। सिंगल फेज के एसी के लिए बोलेगा तो ये, जो कि हमारे इंडिया में अभी हम लोग जनरली यूज कर रहे हैं। 25 kV के लिए 25 kV की लाइन गई रहती है, 50 हर्ट्स पे सप्लाई रहता है। ठीक है, चले नेक्स्ट। अभी कितने 34 क्वेश्चन और हैं हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प हैज द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन इन वर्किंग आवर्स? किसका सबसे कम है भैया? सबसे कम इनकैंडेसेंट लैम्प, 1000 आवर्स ओनली। इनकैंडेसेंट लैम्प 1000 आवर्स ओनली। ठीक है, बहुत जल्दी खराब होता है ना इनकैंडेसेंट लैम्प हमारे घर का। पहले हुआ करता था, अब तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई इनकैंडेसेंट लैम्प लगाता है। डेकोरेटिव पर्पस के लिए भले यूज कर रहे हैं अभी भी, बट नहीं होता जनरली। लेकिन करंट रेंडरिंग इंडेक्स सबसे बेस्ट है उसकी। During the dash period of power supply to the motor is cut off and the train is allowed to run on its own momentum. ये अब भी हम लोग ने इसको किया है। ठीक, अभी अभी हम लोग ने इसको किया। क्या होता है? फ्री रनिंग बोलते हैं कि कोस्टिंग बोलते हैं, दो पे अपन को डाउट होगा। ब्रेकिंग तो नहीं होता है। नॉचिंग अप, नॉचिंग अप कहाँ पे आता है बताऊं? चला गया ये। यहाँ जो है ना, ये ए से बी वाला पार्ट, इसी में हम लोग नॉच लेते हैं, इसी को नॉचिंग अप बोलते हैं, यहाँ वाले पार्ट। ठीक, तो किस पे? खुद के मोमेंटम पे। किस में हो रहा है? खुद के मोमेंटम पे, कोस्टिंग में। खुद के मोमेंटम पे कोस्टिंग। कहाँ गए भाई, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? फ्रिक्शन वेल्डिंग, कोस्टिंग 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 कोस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोस्टिंग इज द करेक्ट आंसर। खुद के मोमेंटम पे। क्लियर? कांस्टेंट स्पीड आ जाएगा तो फ्री रनिंग, है ना। एक्सेलरेशन वुड बी 0 एट दैट टाइम। 100 शतक हम लोग ने कर लिया है। कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। कौन सी टाइप की हीटिंग हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के अंदर आती है? क्लास ले रहा हूं ना। हाँ, डैश कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। कौन सी हीटिंग हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के अंदर आती है? तो एडी करंट हीटिंग आती है। क्या? एडी करंट हीटिंग आती है। एडी करंट हीटिंग कम्स अंडर दी हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। क्लियर? एडी करंट आप लोग जानते ही होंगे, एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, है ना। कोई ही ऐसा बंदा होगा इलेक्ट्रिकल का जिसको नहीं पता होगा एडी करंट क्या होता है। ठीक, तो उस मर्यादा को बनाते हुए मैं उसको समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है ना। लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी इज नोन एज। पर सेकेंड फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी, ल्यूमिनस फ्लक्स डिनोटेड बाय पाई। ठीक, ये क्या होता है? इज इक्वल टू Q/T। ठीक, Q का यूनिट ल्यूमेन आवर, ल्यूमेन आवर। और टाइम क्या है? टाइम क्या है? टाइम है आवर। कैंसल हो जाएगा। पाई का ल्यूमिनस फ्लक्स की जो यूनिट आएगी वो किस में आ जाएगी? ल्यूमेन में आ जाएगी। क्लियर है? दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 102। तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन तो कर ही लिए हैं, और भी 20-30 क्वेश्चन है, सब आपको करा के जाऊंगा, है ना। अब जो क्वेश्चन हम लोग का करने का स्पीड है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग ने सभी चीज डिस्कस कर लिया है यार। कुछ चीज बच गई है, बाकी सब हम लोग डिस्कस हो गया। हीट इज मेनली ट्रांसपोर्ट बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इन किसमें? तो बॉयलर फर्नेस के अंदर। बॉयलर फर्नेस के अंदर हम लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? हीट को ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? अगला, ब्रेकिंग इज यूज्ड व्हेन लोड ऑन द मोटर हैज वेरी हाई इनर्शिया दैट इज इलेक्ट्रिक ट्रेन। कौन सी ब्रेकिंग यूज करते हैं हम लोग? तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? वी आर यूजिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है? हमारा जो वो है, जो व्हील्स हैं, ड्यू टू इट्स इनर्शिया, ड्यू टू इट्स मूवमेंट, जो मोशन में रहता है वो क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है। एनर्जी प्रोड्यूस करता है खुद और वापस भेज देता है जहां से वो पहले सप्लाई ले रहा होता है। ठीक है, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं आजकल। इवन की छोटी छोटी जो हमारी वो आने लगी हैं, क्या, इलेक्ट्रिक ईवीज आने लगी हैं। ईवीज के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग आप उसमें देने लगा है कि नहीं। तो ये हो गया। प्लस हमारे ट्रेन वगैरह में तो होता ही होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग।
दूसरा हम लोग एक प्लगिंग के बारे में जानते हैं। प्लगिंग क्या है? कोस्टिंग तो एक वो पार्ट है जहाँ पे क्या करता है वो खुद के मोमेंटम से जाते रहता है, उसमें कोई ब्रेकिंग थोड़ी होता है। प्लगिंग क्या है? प्लगिंग मतलब क्या, हम लोग क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में मैकेनिकली वो मूव होता रहता है उसके अपोजिट एक पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, या जो भी मेथड हम लोग यूज करें उसको चेंज करके उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं हम लोग उसको रोकने के लिए। ठीक, ये होती है हमारी प्लगिंग में। रियोस्टैटिक ब्रेकिंग तो क्या है भाई? रियोस्टैटिक ब्रेकिंग हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। क्यों? बिकॉज बहुत ज्यादा हम लोग करंट यूज कर रहे हैं, मतलब करंट ड्रॉ कर रहे हैं। उसको अगर आपको क्या करना है, उस करंट को वहां सप्लाई ना करके उसको आपको देना पड़ जाएगा रेजिस्टेंस में, और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हीट लॉस करेगा, है ना, हीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द कैंडो सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ए डैश सप्लाई फ्रॉम द सब स्टेशन इज पिक्ड अप बाय द लोकोमोटिव थ्रू द ओवरहेड लाइन, ओवरहेड कॉन्टैक्ट वायर। दो वायर होते हैं हमारे ओवरहेड वायर में, एक होता है कैटनरी वायर, एक होता है कॉन्टैक्ट वायर। ठीक, तो कॉन्टैक्ट वायर से हम लोग कितनी सप्लाई लेते हैं? तो क्वेश्चन हम क्या बोल रहे हैं, 3.3 kV 25 हर्ट्ज, 16 kV 50 हर्ट्ज, 25 kV 25 हर्ट्ज, 15 kV 16 2/3 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? कैंडो सिस्टम ले रहा है ना, कैंडो सिस्टम में 16 2/3 हर्ट्ज वाला पार्ट नहीं आएगा, ये आएगा इसमें 16 kV 50 हर्ट्ज, 16 kV 50 हर्ट्ज। ये यूज नहीं होता। 25 kV 50 हर्ट्ज होता तो अपन कुछ बात भी करते हैं। 16 kV 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कैंडो सिस्टम क्या है? सिंगल फेज टू थ्री फेज, या थ्री फेज टू सिंगल फेज, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं अपन। ठीक, चले आगे। चलो, इन आर्गन आर्क वेल्डिंग, आर्गन एक्ट एज शील्ड टू प्रोटेक्ट द वर्क फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। वर्क मीन्स जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसपे वेल्डिंग कर रहे हैं। तो आर्गन आर्क वेल्डिंग क्या करता है? शील्ड के जैसा काम करता है, ताकि आपका जो वर्क है, जिसको आपने आपका जो लोड है सिंपली, या फिर जिसको हम लोग आप क्या कर रहे हो, वेल्डिंग कर रहे हो, वो कहीं ऑक्सीडाइज ना हो जाए। ठीक, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर, ऑप्शन नंबर 1। द फिनोमिना ऑफ फ्लोरोसेंस इन द फ्लोरोसेंट लैंप मेनली ऑकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। किसी भी फ्लोरोसेंट लैंप के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आर्गन होता है, मर्क्यूरी होता है, ज़ेनॉन होता है, या नहीं? फॉस्फोरस। फ्लोरोसेंट लैंप की बात आएगी तो आपको फॉस्फोरस पे आंसर टिक मार देना है, सारी बात है ना। तो फॉस्फोरस रहता है किसके अंदर? फ्लोरोसेंट लैंप्स के अंदर, जो कि क्या करता है, फ्लोरोसेंट जो है फिनोमिना वो होता है, उसकी वजह से होता है। ठीक, चले आगे। अरेंज द लाइफ स्पैन ऑफ लैंप फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट। शॉर्टेस्ट लैंप सबसे कम किसका होगा? सबसे कम हो गया इनकैंडेसेंट लैंप का, पहला। दूसरा हो गया फ्लोरोसेंट लैंप, तीसरा। फिर तीसरा हो गया CFL 1324, 1324, 1324। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 1324, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो मैंने को बताया था आपको उसकी लाइफ याद करनी है, आपको उसकी एफिशिएंसी याद करनी है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस फिल्ड इन वैक्यूम फिलामेंट लैंप्स आर। कौन सी गैस हम लोग फिल करते हैं वैक्यूम फिलामेंट लैंप के अंदर? वैक्यूम फिलामेंट लैंप्स जो होते हैं उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं। नाइट्रोजन गैस आर फिल्ड इनसाइड वैक्यूम फिलामेंट लैंप्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, किसी को लगेगा यार वैक्यूम क्या होता है, एयर को हटा देंगे तो वैक्यूम बन जाती है। ठीक, बनती है, बट वहां पर आपको नाइट्रोजन देना है। नेक्स्ट इज, which of the following method of lighting calculation can be used for rough calculation and checking purpose? तो लाइटिंग जब भी हम लोग करते हैं, लाइटिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड करना रहता है, वहां पे तो हमको चेक करना पड़ेगा भाई कि कितनी लाइटिंग की रिक्वायरमेंट है। तो फॉर रफ कैलकुलेशन वॉट पर स्क्वायर मीटर मेथड हम लोग यूज करते हैं फॉर रफ कैलकुलेशन। यहाँ चलो 3-4 मेथड है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? पहला हो गया हमारा वॉट पर स्क्वायर मीटर मेथड। This method is used for rough calculation only, rough calculation। सेकेंड हमारा क्या होता है? सेकेंड मेथड है हमारे पास, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूमेन मेथड। इसको हम लोग कहते हैं ल्यूमेन मेथड। इस ल्यूमेन मेथड का एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइट फ्लक्स मेथड। लाइट फ्लक्स मेथड। ये क्या फाइंड आउट करता है? अगर आपको एवरेज कितनी रिक्वायरमेंट है तो ये एवरेज फाइंड आउट करता है, एवरेज वैल्यू ऑफ रिक्वायरमेंट।
एवरेज वैल्यू ऑफ या एवरेज वैल्यू रिक्वायर्ड, जो भी आप कह लो, ठीक। ये हो गया, ये ल्यूमन मेथड, इसकी बात कर रहे थर्ड वाले की। एक और मेथड है हमारे पास, एक और मेथड क्या कहलाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड। इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड। इस इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड का एक और नाम है, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट मेथड। पॉइंट टू पॉइंट मेथड। ये पॉइंट टू पॉइंट मेथड क्या चीज है, ये पॉइंट टू पॉइंट मेथड हमको कहां यूज किया जाता है, देखो जहां पे दो डिफरेंट सोर्सेज हैं, जहां पे दो डिफरेंट सोर्सेज आर अवेलेबल, टू और मोर देन टू सोर्सेज आर अवेलेबल, वहां पे आप इसका यूज करोगे, ठीक है। इल्यूमिनेशन एट अ पॉइंट ड्यू टू वन और मोर सोर्स इज रिक्वायर्ड। illumination at a point due to one or two or more than two, या one or more than one, one source is required। जहां एक से ज्यादा सोर्सेज आ गए, वहां पे अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड यूज करोगे, जिसका दूसरा नाम क्या है, पॉइंट टू पॉइंट मेथड। घर का नाम पॉइंट टू पॉइंट मेथड, ऐसी ल्यूमेन मेथड है, इसका घर का नाम है लाइट फ्लक्स मेथड, और वॉट पर स्क्वायर मेथड है, जिसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, रफ कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हर एक पॉइंट पे, हर एक चीज पे क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, ठीक। बोल देगा भाई एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है मुझे, तो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, तो एवरेज वैल्यू के लिए हमारे पास है ल्यूमेन मेथड, ठीक। कोई बोल देगा कि ये देखो भाई एक से ज्यादा मतलब दो या तीन या चार सोर्सेज ऑफ लाइट है और किसी एक पॉइंट पे कितना इल्यूमिनेशन है, उसको निकालने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, तो उसके पास हमारे पास मेथड कौन सा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड है। समझ आ रहा है, क्लियर। तो ये हुए हमारे इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंट मेथड फॉर चेकिंग ऑफ द कैलकुलेशन, लाइटिंग कैलकुलेशन। चलो अगला, which statement is true about the coefficient of addition? coefficient of addition coefficient of addition, it is same for AC and DC traction system, higher in AC traction system and lower in DC traction system, higher in DC traction system and lower in AC traction system, all of the above। तो कोफिशिएंट ऑफ एडिशन जो होता है वो एसी ट्रैक्शन सिस्टम में ज्यादा होता है और डीसी ट्रैक्शन सिस्टम में कम होता है। पहली बात तो ये कोफिशिएंट ऑफ एडिशन है क्या, इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी में पूछा था। कोफिशिएंट ऑफ एडिशन पूछा क्या था, इसका सिंबल क्या है, तो किसी बुक में म्यू है, कहीं पे म्यू लिखा रहता है, ठीक। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एफ, वेयर एफ इज व्हाट, वेयर एफ इज ट्रैक्टिव फोर्स या ट्रैक्शन फोर्स, ट्रैक्टिव और ट्रैक्शन फोर्स, एफ इज इक्वल टू म्यू ए इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, सिंपल है भाई, डब्ल्यू तो वर्क डन है, डब्ल्यू इज वर्क डन, ठीक है। तो म्यू का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू, ठीक। अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो पॉइंट बनते हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट दो पॉइंट हमारे पास बनते हैं, पहला और दूसरा। फॉर ड्राई रेल म्यू ए फॉर ड्राई रेल, अगर रेल की पटरी सूखी है, और म्यू ए फॉर वेट एंड ग्रीसी रेल, और अगर ग्रीसी है तो ग्रीसी है तो 0.08 होता है इसका म्यू ए, और अगर ड्राई है तो 0.25 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, प्लस इसका सिंबल पे क्वेश्चन बना हुआ है एसएससी में, वो सिंबल इन द सेंस इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं उस पर क्वेश्चन बना हुआ है, तो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ओके चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा करंट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है भाई। नियॉन डिस्चार्ज लैंप इज कॉल्ड कोल्ड कैथोड लैंप, बिल्कुल कहा जाता है, ये एकदम 100% सही है। और नियॉन डिस्चार्ज लैंप इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर लैंप, बिल्कुल सही, इंडिकेटर लैंप में हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो इसमें से कौन सा सही, जो इनकरेक्ट मतलब नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 112 ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नन ऑफ दीज आर इनकरेक्ट।
कोई सब इसमें गलत नहीं है, दोनों बात बिल्कुल सही है। कोल्ड कैथोड लैंप कहा जाता है नियॉन डिस्चार्ज लैंप को। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं? फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको, है कि नहीं? वी यूज दिस फॉर अवर एडवर्टाइजमेंट पर्पस। चले आगे। If the distance between the light source and the source is reduced, and surface is reduced to half, the illumination of the surface will, देखो यार, illumination is directly proportional to r square, inversely proportional to, इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो ये 2 पर जाएगा, 2 जाएगा, 4 इंक्रीजेस 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? इल्यूमिनेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन r बाई 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 अपॉन r स्क्वायर, तो क्या हो गया? बेसिकली ये 4 टाइम्स हो गया। क्या हो गया? ये 4 टाइम्स हो गया, है ना? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। और ये ध्यान देना है कि वो पास आ रहा है या दूर जा रहा है। अगर ये डिस्टेंस डबल हो जाता है, मतलब आपका जो ये है उससे दूर चला जाता है, दुगना दूर चला गया, तो 1/4 हो जाएगा, और रिड्यूस टू हाफ हो गया तो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिस्चार्ज लैंप? कौन सा इसमें से डिस्चार्ज लैंप नहीं है भाई? तो टंगस्टन फिलामेंट लैंप तो कहीं से भी डिस्चार्ज लैंप नहीं है। बाकी तो नियॉन, मर्क्यूरी, फ्लोरोसेंट सब है। ऑप्शन ओनली 2, कोई भी इसमें से डिस्चार्ज लैंप नहीं है। कौन सा नहीं है? तो टंगस्टन फिलामेंट लैंप क्या है? डिस्चार्ज लैंप नहीं है। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट चोक एक्ट्स एज अ, चोक किसके जैसा काम करता है भाई? फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर चोक काम करता है एज अ स्टार्टर। ठीक, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस है क्या? नहीं, उसके लिए हमको कैपेसिटर कनेक्ट करना पड़ता है। कैपेसिटर हम लोग इसके लिए कनेक्ट करते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, कैसा काम करता है ट्यूब सर्किट में? फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट में इट एक्ट्स एज अ स्टार्टर। ओके, नेक्स्ट, the sequence of component in the circuit of electronic blast of compact fluorescent lamp, compact fluorescent lamp है, उसके अंदर जो सर्किट है वो कैसी रहती है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प की जो सर्किट है वो क्या है? सबसे पहला तो इसमें क्या रहेगा? अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपन यहाँ बना देते हैं। सबसे पहले आपका जो इनपुट है, इनपुट आएगा किस में जाएगा? रेक्टिफायर में जाएगा। रेक्टिफायर क्या करेगा? रेक्टिफायर जो भी एसी आया, एसी इनपुट किस में कन्वर्ट कर देगा? डीसी में। अब डीसी में इनपुट में गया तो हम लोग क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे फिल्टर लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? फिल्टर लगाना पड़ेगा। फिल्टर लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको देंगे हम लोग इन्वर्टर में, और फिर ये चला जाएगा किसमें? लैंप में। हो जा रही बात? ये हमारा सर्किट रहता है, और यहाँ से वापस हम लोग लाते हैं फीडबैक वापस मिलता है हमको। ठीक, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? रेक्टिफायर से फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर, बढ़िया, टीसी टू एसी इन्वर्टर, बहुत सही, और फिर लैंप। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लेजर लाइट? लेजर लाइट क्या होते हैं? लेजर लाइट आर डाइक्रोमेटिक नहीं, मोनोक्रोमेटिक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मोनोक्रोमेटिक है, नॉन कोहेरेंट नहीं। मोनोक्रोमेटिक भी होते हैं, कोहेरेंट भी होते हैं। मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या? उसके अंदर जो लाइट रहेगी, जो भी लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है, सिंगल वेवलेंथ, क्या रहेगी? सिंगल वेवलेंथ, ये क्या होता है हमारा? ये हमारा और कहलाता है मोनोक्रोमेटिक। तो जो हमारा लेजर रहता है वो क्या रहता है? मोनोक्रोमेटिक रहता है। दूसरी बात ये किसकी कर रही है? ये कर रहा है कोहेरेंट की। कोहेरेंट मतलब भाई ये दोनों सेम फेज में रहेंगे। कौन दोनों सेम फेज में रहेंगे? लाइट आर इन द सेम फेज इन स्पेस एंड टाइम। लाइट इज
सेम फेज इन स्पेस एंड टाइम। ठीक है, तो क्या रहती है, सिंगल वेवलेंथ रहती है और उस वेवलेंथ ऑफ लाइट आर इन सेम फेज स्पेस और टाइम, स्पेस और टाइम में सेम फेज में रहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोहेरेंट। और मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल एक वेवलेंथ की बस लाइट रहेगी उसके अंदर। ठीक है, तो लेजर की ये प्रॉपर्टी है भाई। अगला है द स्पीड टाइम कर्व ऑफ ए ट्रेन, स्पीड इज इन डैश एंड टाइम आर इन डैश। तो टाइम किस में है, स्पीड किस में। हम लोगों ने बनाया था अभी स्पीड टाइम कर्व, कुछ ऐसा सा दिखता था, ऐसा गया, फिर बराबर हुआ, फिर ये हुआ, फिर यहाँ पे हो गया ब्रेकिंग। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने स्पीड लिखा था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था, स्पीड लिखा था, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, टाइम। तो ये स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में, टाइम किस में है, सेकंड में, ऑप्शन नंबर 4। तो स्पीड की यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, और टाइम की यूनिट क्या है यहाँ पे, सेकंड में। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 180 डन। चले आगे, चलिए अगला। अगला बोल रहा है डिजाइनिंग ऑफ हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो उसमें कौन सी लॉ यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं हम लोग स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ का कोई यूज नहीं है। फैराडेज लॉ हम लोग ने देखा था, इसमें जो बैटरीज वगैरह में इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है वहां पे जो प्रिंसिपल यूज होता है वो किसके लिए है, फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोलिसिस। क्वेश्चन आज ही किए थे। ठीक, स्टीफेंस लॉ हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग ओवर मैकेनिकल ब्रेकिंग। देखो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के क्या डिसएडवांटेज है, पहली बात तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, है ना। कोई वियर एंड टेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा सिस्टम में, कोई नॉइज देखने को नहीं मिलेगा, कुछ फ्रिक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि जैसे हम लोग मैकेनिकल ब्रेकिंग क्या होती है, जैसे कि मुझे मालूम है भाई मेरे को, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ चल रहा हूँ चल रहा हूँ, मेरे को यहीं पे रुक जाना है एकदम, तो मैं जब मैकेनिकल ब्रेक लगाऊंगा तो मैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आकर रुक सकता हूँ। लेकिन इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में क्या होगा, वो पोजीशन नहीं आ पाएगी, है ना। तो हम लोग आगे चले जाएंगे या तो पीछे आ जाएंगे या पता नहीं कब रुकेंगे। ठीक, तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में कोई भी होल्डिंग टॉर्क नहीं होता। आप कोई सिस्टम, कोई चक्का, कोई मोटर गोल गोल घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, आप उसको स्पीड को कम कर सकते हो, रिड्यूस करके जीरो तक ला सकते हो, लेकिन उसको आप वहां रोक नहीं सकते। ठीक है, उसको कोई होल्ड नहीं करने के लिए है। तो उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में किसी प्रकार का होल्डिंग टॉर्क नहीं होता। ठीक है ना, रीजनरेटिव ब्रेकिंग अपन लगाते हैं, किसी के कोई भी ईवी वगैरह यूज कर रहा होगा तो, बट वो आपकी गाड़ी को रोक के एकदम खड़ा नहीं कर पाता है ना। अब गाड़ी की स्पीड मतलब बेशक वो बहुत कम कर देगा, एकदम रिड्यूस कर देगा, बट रोक के खड़ा नहीं कर पाएगा, है ना। चले, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डिसएडवांटेज ऑफ एसी वेल्डिंग एज कंपेयर टू डीसी वेल्डिंग। एसी वेल्डिंग का इसमें से कौन सा वैलिड एडवांटेज नहीं है। बेटर आर्क स्टेबिलिटी, डीसी के अंदर बेटर आर्क स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है, एसी के अंदर आपको बेटर आर्क स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती, बाकी सब सही है। ठीक है ना, बाकी सब सही। ठीक, चलो अगला क्या है, इन द ल्यूमेन मेथड, इन द ल्यूमेन मेथड द ल्यूमेन रिसीव्ड इज कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। ये होती है डेप्रिसिएशन फैक्टर से, डेप्रिसिएशन फैक्टर से ल्यूमेन मेथड में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। डेप्रिसिएशन फैक्टर क्या चीज़ है, देखो डेप्रिसिएशन फैक्टर क्या है, आपने जो भी आपके जो लाइटिंग डिवाइसेस हैं, मतलब लाइट पंखा जो भी है, आप उसको बढ़िया से पूरा साफ किए, है ना, उसके पास धूल वूल जो भी गंदगी लगी सब हटा दिए, तो अब वो जो लाइट दे रहा है और उससे पहले जो नॉर्मल कंडीशन में लाइट दे रहा था, उसका जब आप एक दूसरे का रेशियो निकालोगे तो आपको डिप्रिसिएशन फैक्टर मिलेगा। समझ आ रही है। अब ऐसे में तो रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या है, एब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या है, रिडक्शन फैक्टर क्या है, सब बताना पड़ेगा क्या। चलो ठीक, ठीक है, करते हैं, निकालते हैं पहले डेप्रिसिएशन फैक्टर क्या है। डेप्रिसिएशन फैक्टर illumination when
एवरीथिंग इज क्लीन, सब चीजें साफ है। डिवाइडेड बाई इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन, इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन फैक्टर। ठीक, अगले की बात कर लेते हैं भैया, रिफ्लेक्शन फैक्टर। रिफ्लेक्शन फैक्टर, टोटल लाइट रिफ्लेक्टेड, total light reflected by the surface divided by total light क्या बोलेंगे उसको, उसके तरफ फेंका गया है ना, टोटल लाइट क्या बोलेंगे फेंकने को, फॉल अपॉन इंसिडेंट। ठीक, ये हो गया रिफ्लेक्शन फैक्टर। अगला क्या है भाई, अगला है एब्जॉर्प्शन फैक्टर। अगला इज एब्जॉर्प्शन फैक्टर। ल्यूमेन available after absorption, lumen available after absorption upon total lumen emitted। ठीक, लास्ट इज द रिडक्शन। रिडक्शन कौन सा कलर नहीं लिया, ये रिडक्शन फैक्टर। मीन स्पेरिकल कैंडल पावर अपॉन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। ठीक है, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं और उनके क्या डेफिनेशन हो सकते हैं। आपको एग्जाम में बोल दिया भाई कि ल्यूमेन अवेलेबल आफ्टर एब्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाई अपॉन टोटल ल्यूमेन एमिटेड, ये कौन सा फैक्टर है, या एब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या होता है, या रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है, या डेप्रिसिएशन फैक्टर क्या होता है, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हो, है ना। अब बता लोगे आप लोग, ठीक है। अरे इसको लिखना था क्या, नोट करना भाई, आराम से नोट कर लेना। ठीक, याद करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मेमोनिक्स, कुछ ना कुछ ट्रिक्स आपको अपने से बनानी पड़ेगी। चला आगे, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग। प्लास्टिक वेल्डिंग के कौन सा एग्जांपल है, तो प्लास्टिक वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज द टाइप ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग। ओके, प्लास्टिक वेल्डिंग का एग्जांपल है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। नेक्स्ट, फूड इज कुक्ड इन एन इंडक्शन स्टोव बाय, किसी इंडक्शन स्टोव जो हम लोग घर में यूज करते हैं उसके अंदर कैसे फूड कैसे कुक होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन से। ठीक है, उनके बीच में क्या होती है, थोड़ी होती है, करंट डायरेक्टली पास हो जाती है, तो आपको जो छूने जाओगे तो आपको करंट नहीं मार देगा वो, जो भी आप यूटेंसिल उसके ऊपर रखते हो, तो मैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू वहां पे करंट, आपका जो हीट है वो प्रोड्यूस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग यूटिलाइजेस ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल। तो भैया एकदम सिंपल क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग तो नहीं होता, माइक्रोवेव हीटिंग में भी नहीं होता, आर्क में नहीं होता, इंडक्शन। जहां भी आपको इंडक्शन दिखेगा वहां पे आपको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करनी है, एसी की बात करनी है, और वहां पे हमेशा क्या मिलेगा, आपको ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल देखने को मिलेगा। ठीक, तो इंडक्शन फर्नेस के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है द हीट एलिमेंट टू बी यूज्ड इन फर्नेस एम्प्लॉयड फॉर हीटिंग अराउंड 1600 डिग्री। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पहले भी
तो सिलिकॉन कार्बाइड है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग यूज करते हैं। 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के में क्या होता है, उसके ऊपर एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है, जो कि उसको क्या करती है, फर्दर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक के यूज करने के लायक बचाए रखती है। तो सिलिकॉन कार्बाइड इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 126। ओके, चलिए तो हम लोग अपने क्वेश्चंस की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इन a resistance furnace the temperature is controlled by, कंट्रोल टेम्परेचर किससे कंट्रोल होता है भाई, तो रेजिस्टेंस फर्नेस तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला है, पावर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी या वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक, वेरिएशन ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज को बढ़ा घटा के कर सकते हो, बिल्कुल सही। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा घटा के कर सकते हो, बिल्कुल सही। टाइम पीरियड हम लोग स्विचिंग ऑफ स्विचिंग ऑन कर सकते हैं, समय के लिए ऑन के लिए, कुछ समय के लिए ऑफ, सभी के लिए, सभी हमारे क्या है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ दिस। इन सबको हम लोग चेंज करके वैरी करके अपने रेजिस्टेंस फर्नेस में टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़िए क्या, नहीं, ठीक। The supply frequency usually employed for high frequency eddy current heating is, हाई फ्रीक्वेंसी एडी करंट हीटिंग के हम लोग के अंदर हम लोग का जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो कितनी रहती है, 10 मेगाहर्ट्ज, 10 to 400 किलोहर्ट्ज, 5 किलोहर्ट्ज और 1 किलोहर्ट्ज। तो एडी करंट हीटिंग है तो ये 10 to 400 किलोहर्ट्ज, 10 किलोहर्ट्ज टू 400 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसमें रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस आर यूज्ड इन, किसमें, इसको हम लोग किसमें यूज करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में, है ना, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं। सेम है क्या दोनों, ओके ठीक, दोनों सेम हो गया, कोई बात नहीं। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग है द एडवांटेज ऑफ कार्बन आर्क वेल्डिंग, इजिली कंट्रोल molten pool temperature simply by varying the arc length, बिल्कुल सही। easily adapt to automation, both 1 and 2, both 1 and 2 are the correct answer for carbon arc welding। ठीक है, दोनों बिल्कुल सही है, 1 and 2 are the correct answer। next, in dielectric heating, if the distance between the electrode is equal to half of the wavelength at a given frequency, the material will be uniformly heated, बिल्कुल सही, the material will be यूनिफॉर्मली हीटेड। तो अगर आपका ये एक सिचुएशन आप अगर फॉलो कर पा रहे हो कि जो आपकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का जो हाफ होगा वही आपके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है, तो आपका क्या मटेरियल क्या होगा, यूनिफॉर्मली हीट होगा हर जगह से। हम लोग बोलते तो हैं कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर जो यूनिफॉर्म हीटिंग आपको देखने को मिलती है, बट वो कब होगी, तो उसका एक सिचुएशन है, उसका एक कंडीशन है, और ये वो कंडीशन है। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का हमारा आखिरी सवाल, दैट इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस। कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस, ये तो कर चुके हैं क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसका ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, अदरवाइज हम लोगों ने बहुत सारे न्यू क्वेश्चन सॉल्व किए। टोटल कितने हैं, 134 है, मैं मान लेता हूँ 1-2 क्वेश्चन रिपीट हुए, तो 130 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं फ्रॉम UEET, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन। और ये जो 130 क्वेश्चन हैं हमारे, ये हमारे बहुत ही हेल्पफुल है। हमने हर एक क्वेश्चन में नहीं तो भी क्या किया है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा है ना। और कहना क्या चाहिए हमको कि डिफरेंट बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग हर एक क्वेश्चंस के अंदर पढ़े, है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग ने लिया वहाँ से। ठीक, चलिए तो फिर इतना जो है मैंने आपको कराया, ये क्वेश्चंस एकदम मुझे लगता है कि जो लेटेस्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी के बेस्ड हैं, और आपके एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे, है ना, आपको जरूर हेल्प करेंगे एग्जाम में। ठीक, तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिएगा, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट और जो मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए बढ़िया लगा आपको, तो आप जरूर इसको अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, इसको कर लेते हैं सेव, ताकि आप लोग को प्रोवाइड किया जा सके। किसी भी टाइप का डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, है ना। कुछ मैंने अगर कुछ गलत बता दिया होगा तो भी आप उसमें कमेंट करिएगा कि हाँ भाई ये जो पार्ट है ये क्या हुआ।
ओके 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 ओके। कुछ बाई मिस्टेक कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं, कभी कभी गलत करने भी हो जाती हैं, बट अगर कुछ है ऐसा तो बता देना आप कमेंट में, ठीक। पार्टिकुलरली उसको पॉइंट आउट कर देना कि हाँ ये चीज़ है जो अपने से गलत हुई है। वाइट बोर्ड, ओके ठीक। एक सेव टू यूएसबी भी कर लेते हैं ताकि सेव रहे। कई बार क्या होता है सेव नहीं होता है, अपने आप करप्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए ठीक, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय। आप जब तैयारी करिए।